CH21 ब्लूम ब्लू रिंग। आलोक के बर्थडे पार्टी खत्म हो गई थी। रवि को पार्टी में कुछ मिसिंग लग रहा था। उसे लगा शायद उसने कुछ तो मिस किया है। तभी उसे याद आया कि श्रेया कब से उनके साथ नहीं थी। जब से रवि पार्टी में आया था श्रेया को नहीं देखा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया ऐसे पार्टी को बीच में ही छोड़कर कहाँ चली गई। तभी रवि को राहुल अंकल के बारे में याद आया। कैसे राहुल अंकल ने उस दिन श्रेया को किडनैप किया था। रवि अब लग रहा था कि शायद फिर से राहुल ने तो कुछ नहीं किया था। रवि को अब डर लगने लगा। उसको लगा अगर श्रेया को कुछ हो गया तो। रवि नहीं चाहता था कि उसकी वजह से श्रेया किसी मुसीबत में पड़े। रवि ने होटल के मैनेजर को श्रेया के बारे में बताया। उसने होटल के सारे कमरों को अच्छे से छान मारने को कहा। होटल के मैनेजर को लगा शायद को गंभीर बात है। उसने बिना कोई देर किए होटल के सारे स्टाफ को इस काम के लिए लगा दिया। रवि भी उसे ढूंढने के लिए लग गया। बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी। आलोक और उसके परिवार के बाकी लोग जा चुके थे। रवि ने मोनिका और निखिल को यहाँ से जाने को कहा दिया। उसने कुछ काम का बहाना बना दिया और बाद में आने को कह दिया। होटल का पूरा स्टाफ श्रेया को ढूंढने में लग गया। उन्होंने पूरे होटल को देख लिया था, कर उन्हें कोई नहीं मिला था। रवि को और भी टेंशन होने लगी। उसने अब तक श्रेया को कई बार कॉल लगाया था पर उसका फोन हर बार बंद ही आ रहा था। मैनेजर, होटल के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उन सबका फुटेज मुझे अभी मेरे सामने चाहिए, रवि ने मैनेजर से कहा। रवि को लगा कि अगर श्रेया इस पार्टी से कहीं गई है तो पक्का सीसीटीवी कैमरा में जरूर दिखाई दी होगी। जी सर, होटल का पूरा सीसीटीवी फुटेज हमारे कंट्रोल रूम में है, हम वहां चलकर फुटेज देख सकते हैं, ये बोलकर मैनेजर रवि को होटल के कंट्रोल रूम में ले गए। इधर बेंगलुरु के एक दूसरे बड़े होटल ब्लूम ब्लू रिंग में श्रेया एक रूम में डरी सहमी हुई बैठी थी। रूम में एक आदमी बड़ी तेजी से रूम के चक्कर लगा रहा था। शायद किसकी आने का इंतजार कर रहा था। वो बार बार रूम के दरवाजे की ओर जा रहा था। श्रेया को उसने होटल के बेड पर बांध रखा था। उसके हाथ और पैरों को बांध रखा था। उसके मुंह को भी बंद कर दिया था। श्रेया की हालत बहुत खराब थी। रो रोकर उसकी आंखें गीली हो गई थी। उसको बहुत डर लग रहा था। उसको नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ना तो वो इस आदमी को जानती थी, ना ही उसके कोई दुश्मन थे। तभी रूम में खड़ा आदमी भागते हुए रूम के गेट की ओर गया। अरे भाई, आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। अब ये लड़की को आप ही देखो और मुझे अपना सारा पैसा दे दो, उस आदमी ने कहा। अरे विकी, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है जो तू इस लड़की को मेरे लिए उठा लाया। तुझे इस काम का अच्छा इनाम मिलेगा, दूसरे आदमी ने कहा। उस दूसरे आदमी का नाम प्रभुलाल था। उसकी उम्र लगभग 35 के आसपास थी। दिखने में किसी डरावने आदमी से कम नहीं लग रहा था। प्रभुलाल दिल्ली का एक बहुत जानमाना नाम था। वो दिल्ली की टॉप 10 परिवारों में से एक परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वो आलोक के बर्थडे पार्टी में आया था। वो उस पार्टी में आलोक से मिलने के लिए आया था, पर आलोक उससे मिले बिना ही चला गया था। उसको लगा उसका बेंगलुरु आना व्यर्थ हो गया था। जब वो पार्टी था तभी उसकी नजर पार्टी में आई श्रेया पर पड़ी। श्रेया को देखते ही उसमें हैवानियत जाग गई। प्रभुलाल एक ऐसा ये आदमी था। औरत को वो एक खिलौना समझता था। वो औरत को बस अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करता था। श्रेया को देखकर भी उसे ऐसा ही लगा। उसने जब श्रेया को पार्टी में देखा तो उसे लगा उसे बेंगलुरु आना व्यर्थ नहीं पड़ा। वो श्रेया के साथ वही करना चाहता था जो वो बाकी लड़कियों के साथ करता था। उसने श्रेया को किडनैप करके उसे यूज करना चाहा। वो चाहता था कि श्रेया आज रात उसके साथ रहे। इसके लिए उसने उस आदमी को पैसे देकर श्रेया को किडनैप करवाया था। इसके बाद उस आदमी ने श्रेया को पार्टी में वाइन में कुछ ऐसा मिलाया कि श्रेया बेहोश हो गई थी। बाद में वो उससे ब्लूम ब्लू रिंग में ले आया। इधर होटल में रवि भी कंट्रोल रूम में होटल के सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। उसने देखा कि एक आदमी ने श्रेया की वाइन में कुछ मिला दिया था। उसके बाद श्रेया बेहोश हो गई थी। उस आदमी ने श्रेया को वहां से उठा कर ले गया। रवि ने होटल के बाहर की साइड के सीसीटीवी कैमरे को दिखाने के लिए कहा। उसने देखा कि वो आदमी श्रेया को एक गाड़ी में बैठा कर ले गया था। रवि को अब पक्का विश्वास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। पक्का श्रेया किसी बड़ी मुसीबत में है। अब रवि और घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस गाड़ी का नंबर क्या है, रवि ने पूछा। रवि ने उस गाड़ी का नंबर लिया और होटल से बाहर आ गया। अब वो कुछ भी करके श्रेया को ढूंढना चाहता था, पर कैसे। तभी उसे कुछ याद आया। उसको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब वो अग्निहोत्री परिवार का हिस्सा था। अब वो उस गाड़ी की ढूंढ सकता था। उसने अपना मोबाइल निकला और किसको फोन लगा दिया। रवि के ये फोन आलोक के असिस्टेंट को लगाया था। जब रवि और आलोक आपस में मिले होते तभी आलोक ने रवि को अपने नंबर दिए थे। रवि ने आलोक के असिस्टेंट को कॉल करके उस गाड़ी की पूरे बेंगलुरु में खोजने को कहा। रवि अग्निहोत्री परिवार का बेटा था। उसकी बात अब सर आंखों पर रखी जाती थी। रवि के कहते ही बेंगलुरु में जितने भी सीसीटीवी थे सबकी फुटेज निकाली गई। रवि के परिवार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर होती ब्लूम ब्लू रिंग में प्रभुलाल अब श्रेया के बेड पर आ गया। अब वो श्रेया के साथ वो करना चाहता था जिसका उसने सोचा था। उसने श्रेया के हाथ और पैर खोल दिए और उसने श्रेया का मुंह नहीं खोला था। वो अब धीरे धीरे श्रेया की ओर बढ़ रहा था। श्रेया ने जब प्रभुलाल को इस तरह अपनी ओर आते देखा तो वो बहुत डर गई थी। उसकी आंखों में डर दिख रहा था। वो बहुत घबरा गई। प्रभुलाल श्रेया के पास आता ही जा रहा था। श्रेया को समझा नहीं आ रहा था कि क्या करे।
प्रभुलाल ने श्रेया को इतना जोर से पकड़ रखा था कि श्रेया के हाथों से खून निकल आया। वो किसी दरिंदे के जैसे श्रेया को देखा रहा था। श्रेया अब उसके चंगुल से आजाद होना चाहती थी। श्रेया ने बड़ी हिम्मत करके अपने बालों से हेयर पिन निकली और प्रभुलाल के चेहरे पर दे मारी। प्रभुलाल को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा खून से हो गया था। उसको बहुत दर्द हो रहा था। उसको अब श्रेया पर गुस्सा आ गया। अब वो श्रेया के साथ और दरिंदगी करने की सोच रहा था। वो श्रेया को तड़पाना चाहता था। उसने श्रेया को बेड से नीचे गिरा दिया और फिर श्रेया के गला पर थप्पड़ लगे शुरू कर दिए। उसने श्रेया को इतने थप्पड़ लगाए कि श्रेया की गाल से खून निकलने लगा। श्रेया अब बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा अब प्रभुलाल आगे? क्या रवि श्रेया को बचा लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM। टू बी कंटिन्यूड। CH22 दरिंदा। प्रभुलाल श्रेया को होटल ब्लू रिंग में लेकर आ गया था। वो श्रेया के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन श्रेया ने मौका मिलते ही प्रभुलाल के चेहरे पर अपनी हेयर पिन से वार कर दिया। प्रभुलाल का चेहरा खून से सन गया था। प्रभुलाल को इतना गुस्सा आया कि उसने श्रेया को मारना शुरू कर दिया। श्रेया के गालों से खून निकलने लगा, पर उसने हार नहीं मानी थी। वो कैसे भी करके अपने आप को बचाना चाहती थी, पर वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। प्रभुलाल ने उसका मुंह बांध रखा था। जब प्रभुलाल का गुस्सा शांत हुआ तो वो श्रेया के पास आया और उससे बोला, देखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तूने मुझे गुस्सा दिला दिया था। अब तुम्हारे पास कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा कोई चारा नहीं है। प्रभुलाल की बात सुनकर श्रेया को और भी डर लगने लगा। उसने अपने आप को प्रभुलाल के चंगुल से बचाने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं कर सकी। अब प्रभुलाल धीरे धीरे श्रेया के पास आ रहा। तब श्रेया एक कोने में डरी सहमी हुई बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूख गए थे। श्रेया अपने आसपास कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे वो बच सके। तभी उसने टेबल पर पड़ा गुलदस्ता उठाया और प्रभुलाल पर वार कर दिया, पर इस बार प्रभुलाल बच गया। पर उसे श्रेया पर और गुस्सा आ गया। अब वो श्रेया पर अपना पूरा गुस्सा निकालने वाला था। उसने श्रेया के हाथ और पैरों को फिर से बांध दिया और धीरे धीरे श्रेया के पास आने लगा। उसने श्रेया को बेड पर धक्का दिया और अपने कपड़े खोलने लगा। अब श्रेया की आंखों में आंसू आने लगे। उसे अब कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। अब उसने जोर लगाना बंद कर दिया था। प्रभुलाल अब उसके ऊपर आ गया था। उसने श्रेया के कपड़ों को फाड़ दिया। वो श्रेया के पास गया और उसने श्रेया के गले के बीच काट लिया। श्रेया की दर्द के मार चीख निकल गई। प्रभुलाल बहुत गुस्से में था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा था। वो अपना गुस्सा बस श्रेया पर ही निकलने वाला था। उसने अपना हाथ आगे किया और श्रेया के जख्मों को दबाने लगा। उसे ऐसा करने में मजा आ रहा था। वो श्रेया को तड़पाना चाहता था। उसने फिर से अपने दांतों से श्रेया को काट लिया। श्रेया में अब की जान बाकी नहीं थी। उसे अब कोई दर्द नहीं हो रहा था। वो अब मान चुकी थी कि अब जो कुछ भी होगा बहुत बुरा होगा। उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद प्रभुलाल ने पूरा स्कर्ट उतार दिया। प्रभुलाल को उसका शरीर देखकर नशा हो गया। उसने श्रेया के शरीर को काटना शुरू कर दिया। वो किसी दरिंदे से कम नहीं लगा रहा था। उसने अपने गुस्से को श्रेया के शरीर पर उतारना शुरू कर दिया। प्रभुलाला ने श्रेया के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि जिससे श्रेया के हाथ की रस्सी उसके हाथ में चुभने लगी। वो उसके हाथ को काट रही थी, लेकिन इससे प्रभुलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अभी भी श्रेया को दर्द दिए जा रहा था। अब श्रेया के हाथ की रस्सी ने श्रेया की नस को काट दिया। उसके हाथ से खून निकलने लगा और श्रेया धीरे धीरे बेहोश होने लगी। पर प्रभुलाल उसके साथ वही करे बिना नहीं जाने देना चाहता था जो वो करना चाहता था। उसने आज दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। इतने में उस होटल का बड़ा सा दरवाजा टूट गया। वो रूम में 3 से 4 लोग आए और प्रभुलाल को श्रेया से दूर धक्का दे दिया। प्रभुलाल को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कौन हो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अभी यहाँ से चले जाओ वरना। प्रभुलाल ने इतना कहा ही था कि उसको उन आदमियों ने मारना शुरू कर दिया। वो चुपचाप बैठ गया। रवि भागते हुए रूम में आया और जल्दी से श्रेया के पास आ गया। श्रेया की हालत गंभीर थी। रवि ने अपना शर्ट निकला और श्रेया के ऊपर रख दिया। ज्यादा खून बहने से श्रेया बेहोश हो गई थी। रवि ने उसकी इस हालत को देखा तो उसका शरीर कांप उठा। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि कोई आदमी इतना नीचे गिर जाएगा कि वो ऐसी हरकत कर देगा। रवि ने वहां खड़े एक बॉडीगार्ड को बोलकर श्रेया को जल्दी से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। उसकी हालत गंभीर लग रही थी। उसके शरीर से खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। रवि ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसका खून खौल उठा। वो प्रभुलाल की ओर मुड़ा और उसकी ओर गुस्से से देखने लगा। पर प्रभुलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसने लगा। उसे पता था कि वो इतना बड़ा आदमी है, रवि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जहां तक बात पुलिस की है, वो उसका परिवार संभाल लेगा। वो अभी हंस रहा था। रवि को उसकी हंसी देख और गुस्सा आ गया और उसने अपना पंच प्रभुलाल के चेहरे पर दे मारा। रवि ने इतना जोर से पंच मारा कि प्रभुलाल के 2 दांत टूट गए। पर और अभी भी हंस रहा था। अब रवि को उसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी। रवि को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो प्रभुलाल की जान ले ले। बच्चे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। आज तो शायद तुम बच जाओ, पर मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने श्रेया का किया। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तू चाहे जो भी ही, आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, रवि ने कहा। ऐसा क्या? ये बोलकर प्रभुलाल जोर हंसने लगा।
तभी उस रूम में हलचल होने लगी, मानो कोई बहुत सारे लोग चलकर आ रहे हो। अब तुम नहीं बच सकते। हा 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 हा। प्रभुलाल हंसने लगा। तभी रूम में कोई 10 आदमी अंदर आए। वो सभी प्रभुलाला के ही आदमी थे। वो काफी हटे कट्टे लग रहे थे। वो अब ट्रेंड बॉडीगार्ड थे। रवि उनको देखकर जरा भी नहीं डरा। उसे अपने गार्ड्स पर पूरा भरोसा था। रवि के गार्ड्स भी मार्शल आर्टिस्ट थे। अग्निहोत्री परिवार के गार्ड बहुत ही पावरफुल और वेल ट्रेंड होते हैं। अब रवि के 5 गार्ड्स और प्रभु के 10 गार्ड्स आमने सामने थे। प्रभु को लगा कि रवि के आदमी कोई सिंपल से गुंडे थे। उसको लगा उसके गार्ड्स इनको 1 सेकंड में हरा देंगे। पर हुआ कुछ और ही। रवि के गार्ड उन सभी 10 लोगों को बस एक ही वार से धूल चटा दी। प्रभु को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता था। अब उसे डर लगने लगा था। भले ही वो बहुत अमीर था पर अब उसकी जान को खतरा था। अब तक उसको लगा कि उसके गार्ड रवि को संभाल लेंगे पर ऐसा नहीं हुआ। रवि के सामने अब बार बार श्रेया का वो चेहरा आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि श्रेया के साथ कैसा व्यवहार किया गया। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। रवि ने गुस्से से प्रभुलाल के ओर देखा और फिर अपने गार्ड की ओर इशारा किया। गार्ड समझ गया कि रवि क्या चाहता है। रवि में गार्ड से गन मांगी थी। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो प्रभुलाल का खून कर दे। उसने प्रभुलाल के सिर पर गन पॉइंट कर दिया। ये देखकर प्रभुलाल का खून सूख गया। उसको अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा रवि प्रभुलाल के साथ, जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH23 किए की सजा। रवि श्रेया को बचाने के लिए आ गया था। जब वो आया तो श्रेया की हालत बहुत खराब थी। वो ज्यादा खून बहने से बेहोश हो गई थी। उसकी हालत गंभीर होती जा रहा थी। रवि ने उसे हॉस्पिटल भेज दिया था। जब रवि ने प्रभुलाल को पीटा तो उसके आदमी वहां आ गए थे। पर रवि के बॉडीगार्ड्स ने प्रभुलाल के आदमियों को हरा दिया था। अब प्रभुलाल को डर लगने लगा था। रवि ने उसके सिर पर गन तान दी। अपने ऊपर गन देख प्रभुलाल की हालत खराब हो गई। भले ही वो बहुत अमीर आदमी था पर अभी उसकी अमीरी उसके किसी काम की नहीं थी। अगर रवि अभी ट्रिगर दबा देता तो प्रभुलाल वही मारा जाता। प्रभुलाल का गला सूखने लगा। वो इतना डर गया थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब उसने सोचा कि अगर उसने रवि से माफी न मांगी तो उसकी मौत पक्का है। सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि ये लड़की कौन है सर। आगे आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा, आपकी जिंदगी बना दूंगा। मुझे आज छोड़ दीजिए, प्रभुलाल ने रवि के पैरों में गिरते हुए कहा। उसने सोचा कि शायद रवि कोई छोटा मोटा आदमी है। भले ही उसके पास बॉडीगार्ड है पर उसके पास प्रभुलाल जीते तो पैसे नहीं होंगे। वो रवि को पैसों के दम पर अपने आप को बचाना चाहता था। मेरा नाम प्रभुलाल खन्ना है। तुम मुझे शायद नहीं जानने पर मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुझे रातों रात अमीर बना दूंगा, बस तू मुझे आज के लिए छोड़ दो, प्रभुलाल ने कहा। रवि ने जब देखा कि प्रभुलाल उसे पैसों का लालच दे रहा है तो उसे हंसी आ गई। रवि के पास तो इतना पैसा था कि वो प्रभुलाल के पूरे परिवार को खरीद सकता था। रवि प्रभुलाल जैसे दरिंदे को ऐसे ही बिना कुछ सजा दिए नहीं छोड़ना चाहते था। अगर प्रभुलाल ने फिर से किसी लड़की के साथ ऐसा किया तो ऐसे दरिंदे को कोई तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। रवि किसको मारना नहीं चाहता था। रवि एक अच्छा आदमी था। वो किसी का खून तो कभी भी नहीं कर सकता था। तुझे क्या लगता है तू मुझे अपने पैसों से खरीद लेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे तेरे जैसे आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी। तेरे पैसे तो मैं हरगिज नहीं ले सकता, रवि ने कहा। रवि ने जैसे ही इतना कहा प्रभुलाल का खून सूख गया। उसका पसीना जम गया। उसे लगा अब उसे कोई नहीं बचा सकता। प्रभुलाल फिर से रवि के पैरों में गिरकर रोने लगा। रवि ने उसके सर से गन हटा ली। वो किसका खून तो कभी नहीं करा सकता था। थैंक यू सर, आपने मुझे माफ कर दिया। घर जाते ही मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा, प्रभुलाल ने कहा और वहां से जाने लगा। वही रुक जाओ, रवि ने चिल्लाते हुए कहा। रवि के ऐसी आवाज सुनकर प्रभुलाल के पैर जम गए। उसको लगा रहा था कि रवि ने उसको माफ कर दिया था। उसने अपने मन में सोचा था कि अगर वो एक बार यहाँ से बच गया तो वो रवि को कहीं से भी ढूंढकर मार सकता था। वो रवि से बदला लेने का प्लान अपने मन ही मन बना चुका था। पर रवि ने उसे रोक लिया था। मैंने तुझे जाने के लिए कहा था क्या है? और हाँ, मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। तू यहाँ से बिना सजा लिए तो नहीं जा पाएगा। तुझे तो इसे सजा मिलनी चाहिए कि आगे से किसी भी लड़की के साथ ऐसा करते समय 100 बार सोचे, रवि ने प्रभुलाल का कॉल पकड़कर कहा। रवि की बात सुनकर प्रभुलाल को फिर से डर लगने लगा। अब उसे डर था कि रवि उसे कौन सी सजा देगा। फिर रवि ने अपने गार्ड को बुलाया और कहा, इसको ऐसी सजा दो कि आज के बाद ये कहीं भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने के लायक में नहीं रहे। इसे ऐसा बना दो कि ये दोबारा जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए। रवि की बात सुनकर प्रभुलाल के होश उड़ गए। उसे नहीं लगा था कि रवि उसे इतनी बड़ी सजा देगा। वो एक फिर रवि के पैरों में गिरकर रोने लगा। रवि ने इस बार प्रभुलाल पर कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने पैरों से खींचकर प्रभुलाल को एक लात दे मारी। प्रभुलाल को लात लगते ही वो रवि के पैरों से दूर हो गया। और एक बात ध्यान रखना, इसको ऐसा बना दो कि ये बाप ही न बन पाए। इसके लिए ये सबसे अच्छी सजा होगी ताकि किसी लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत न हो, रवि ने अपने एक गार्ड से कहा। गार्ड ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। फिर रवि ने एक बार फिर से अपनी नजर प्रभुलाल की ओर की। अब प्रभुलाल डरा हुआ भी था और रवि की ओर गुस्से से देख रहा था।
रवि ने उसको ऐसा देखा तो उसको हंसी आ गई। तू अभी जितना चाहे हंस ले, पर मेरा परिवार तुझे और तेरे परिवार को और हाँ, उस लड़की को मौत के घाट उतार देंगे, प्रभुलाल ने कह। रवि ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था वो तो कर या कोई भी रवि का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद रवि उस रूम से बाहर आ गया। जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे प्रभुलाल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रवि मुस्कुरा दिया, जैसे उसे पता हो कि अंदर क्या हुआ होगा। होटल ब्लू रेंज के सभी स्टाफ इस वक्त अपने अपने घर चले गए थे। रवि ने यहाँ के मैनेजर को बोलकर होटल को खाली करवाने का आदेश पहले ही दे दिया था, ताकि अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ हो तो लोग उसे देख ना ले। वो अपने बारे में इस तरह की कोई भी बात बाहर नहीं आने देना चाहता था। इसके बाद रवि सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां पर श्रेया का इलाज चल रहा था। रवि जब हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि श्रेया की मम्मी पापा वहीं पर थे। उसका इलाज सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में चल रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। जब रवि वहां पर पहुंचा तो श्रेया के पापा राजवर्धन वहीं पर थे। रवि को वहां देखकर उनको गुस्सा आ गया। वो रवि के पास आए और उससे खींच के एक थप्पड़ लगा दिया। रवि ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने तो श्रेया की जान बचाई थी, फिर राजवर्धन ने ऐसा क्यों किया था? तेरी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। मैंने तुझे जब ड्राइवर की नौकरी दी थी तब तुझसे ये भी कहा था कि तुम श्रेया का ध्यान रखना, पर नहीं, तुम तो पार्टी में वाइन के मजे ले रहे थे। राजवर्धन ने कहा। अब आगे क्या होगा? कैसे करेगा रवि राजवर्धन का सामना, और क्या होगा जब राजवर्धन की पता चलेगा कि श्रेया की ये हालत प्रभुलाल ने की थी? दोस्तों, आपको अगर नोवेल अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और नोवेल को रेटिंग भी देना। आपकी रेटिंग मेरे लिए ये एक मोटिवेशन की तरह है। जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH24 खन्ना फैमिली। जब रवि प्रभुलाल को सबक सिखाकर हॉस्पिटल आया तो वहां श्रेया के पापा और मम्मी थे। लेकिन श्रेया के पापा राजवर्धन ने रवि को एक थप्पड़ लगा दिया। उसने कहा कि रवि के वजह से ही ये सब हुआ था, क्योंकि रवि ने पूरी पार्टी में श्रेया का ध्यान नहीं रखा और वाइन और डांस करता रहा। रवि को राजवर्धन पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने सोचा कि इसमें उसकी भी गलती थी। उसने श्रेया का ध्यान नहीं रखा था। रवि ने राजवर्धन को कुछ भी नहीं समझना चाहा। वो तो बस श्रेया के ठीक होने की उम्मीद कर रहा था। बाकी जो कुछ भी हुआ वो बाद में भी देखा जा सकता था। रवि ने आगे कुछ नहीं कहा और वहीं पर एक बेंच पर बैठ गया। वो श्रेया को देख रहा था। उसकी हालत सच में खराब थी। उसके चेहरे पर निशान पड़े हुए थे। रवि को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अभी सच में अपने आप को इसके लिए दोषी मान रहा था। रवि अपने आप में गिल्टी फील कर रहा था। इतने में इक्यू में डॉक्टर आ गई। वो एक फीमेल डॉक्टर थी। श्रेया के लिए उनको स्पेशल अपॉइंट किया गया था। वो दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर थी। डॉक्टर का नाम काव्या था। काव्या ने श्रेया की चेक किया। श्रेया अब भी किसी से बात करने की हालत नहीं थी। डॉक्टर, श्रेया ठीक तो है ना? राजवर्धन ने पूछा। हाँ, अभी इनकी हालत स्थिर है, पर इनके साथ जो हुआ है उसके बाद इनका मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा है, डॉक्टर काव्या ने कहा। ये सुनकर राजवर्धन और रवि उदास हो गए। श्रेया एक ऐसे मेंटल ट्रॉमा से गुजरी थी कि वो जिंदगी भर इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। ऐसी हालत में कोई भी मुर्दे से कम नहीं होता था। श्रेया इस वक्त किस नरक में गुजर रही थी, कोई भी नहीं सोच सकता था। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि मरीज को ऐसी किसी भी मेंटल प्रेशर से दूर रखना। कहने का मतलब है मरीज को कोई सदमा ना लगे दोबारा, नहीं तो ये कोमा में भी जा सकती है, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बात सुनकर सब डर गए। रवि के सामने अब भी वो होटल के रूम का दृश्य सामने आ रहा था। उस टाइम श्रेया की हालत गंभीर थी। राजवर्धन ने श्रेया का पूरा ध्यान रखने का डॉक्टर को वादा किया। उसके बाद डॉक्टर वहां से चली गई। रवि बार बार श्रेया की ओर देख रहा था। रवि सच में बहुत परेशान था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं पार्टी में वाइन पीता और ना श्रेया की ये हालत होती, रवि ने अपने मन में सोचा। राजवर्धन ने रवि को परेशान होते हुए देख लिया था। राजवर्धन पहले तो रवि और गुस्सा थे, पर अभी उसका गुस्सा शांत हो गया था। उसको पता था श्रेया को रवि ने ही बचाया था, पर उसे ये नहीं पता था कि श्रेया के साथ ऐसा करने वाला था कौन और रवि में उससे डील कैसे की। रवि, तुम ठीक हो? राजवर्धन ने पूछा। हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ, रवि ने कहा। इसके बाद राजवर्धन रवि के पास बैठ गए। श्रेया के साथ ऐसा किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत हुई थी? राजवर्धन ने पूछा। रवि कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, कोई प्रभुलाल खन्ना था क्या? राजवर्धन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। रवि को राजवर्धन के ऐसे रिएक्शन के कोई उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? रवि ने पूछा। तुम्हें पक्का विश्वास है कि वो प्रभुलाल ही था? राजवर्धन ने पूछा। हाँ, मुझे पक्का याद है, उसने अपना नाम प्रभुलाल खन्ना बताया था, रवि ने कहा। रवि के बात सुनकर प्रभुलाल ने अपना सिर पकड़ लिया। वो धम से सोफे पर बैठ गए। रवि को कुछ भी समझ नहीं आया कि राजवर्धन जैसा बड़ा आदमी प्रभुलाल का नाम सुनकर डर क्यों गया था। रवि, तूने प्रभुलाल को कुछ किया तो नहीं? राजवर्धन में हिचकिचाते हुए पूछा। रवि अब सोचने लगा कि राजवर्धन को क्या जवाब दिया जाए। वो राजवर्धन को सच तो बता नहीं सकता था। वो इसके लिए कुछ सोचने लगा। रवि कुछ बोलने जा ही रहा था कि इतने में राजवर्धन के फोन की रिंग बजी। राजवर्धन ने फोन उठाया और बात करने लगा। क्या? राजवर्धन ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। रवि को समझ नहीं आया कि आखिर किसका फोन था और राजवर्धन इतना शॉक क्यों हो गया।
राजवर्धन जैसे जैसे आगे बात कर रहा था उसके चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो बहुत डर भी गया। रवि ने उसे चेहरे पर डर साफ देख लिया था। राजवर्धन जैसा बड़ा आदमी आखिर इतना किस चीज से डर गया था? रवि ने सोचा। राजवर्धन ने फोन रख दिया। वो बहुत ही डरा हुआ था। रवि, क्या ये सच है कि तूने प्रभुलाल को पीटा था, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी थी? राजवर्धन ने रवि से धीमी आवाज में पूछा। पहले तो रवि को कुछ समझ नहीं आया कि राजवर्धन को इसके बारे में कैसे पता चला। फिर उसको सब समझ आ गया। जी अंकल, रवि ने कहा। रवि का जवाब सुनकर राजवर्धन को जैसे कोई सदमा लग हो। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो है? रवि ने पूछा। रवि, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार पर मुसीबत आ गई है। तुम जानते भी हो कि प्रभुलाल कौन है। वो खन्ना फैमिली का बेटा है। और खन्ना फैमिली दिल्ली की सबसे बड़ी फैमिली है। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी उनके अंडर काम करती है। वो मेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। और हाँ, प्रभुलाल के आदमी तुझे पूरे बेंगलुरु में कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। राजवर्धन ने रवि से को पूरी बात बताई। रवि को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। खन्ना फैमिली इतनी बड़ी फैमिली थी, रवि को नहीं पता था। अंकल, आप चिंता मत करो, खन्ना फैमिली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, रवि ने कहा। क्या नहीं बिगाड़ सकती? तुम जानते भी हो उनके पास कितने बड़े बड़े माफिया लोग काम करते हैं। तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लेंगे और किसको पता भी नहीं चलेगा, राजवर्धन ने कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? रवि ने पूछा। हालांकि रवि इस मैटर से आसानी से डील कर सकता था, पर वो राजवर्धन को अपने ऊपर शक नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अगर उसने इस मैटर को अपने तरीके से हैंडल किया तो कहीं राजवर्धन को उस पर शक न हो। इसलिए वो राजवर्धन जैसा बोलेगा वैसा करने के बारे में सोचा रहा था। मेरे पास खन्ना फैमिली के असिस्टेंट का कॉल आया था। प्रभुलाल के पापा चाहते हैं कि तुम दिल्ली जाओ और प्रभुलाल से माफी मांगो और जो सजा वो देंगे वो भुगतो, राजवर्धन ने कहा। राजवर्धन की बात सुनकर रवि को झटका लगा। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। नहीं अंकल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भला मैं क्यों माफी मांगू? गलती प्रभुलाल की, इसलिए प्रभुलाल को यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए, रवि ने कहा। रवि के बात सुनाकर राजवर्धन को गुस्सा आ गया। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हम रोड पर आ जाए? और अगर तुमने ये नहीं किया तो वो श्रेया को भी नहीं छोड़ेगा, राजवर्धन ने कहा। राजवर्धन की ये बात सुनकर रवि ने कुछ नहीं कहा। वो भी अब सोचने लगा। वो अपनी वजह से श्रेया को और कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि खन्ना परिवार उसकी वजह से श्रेया और उसकी फैमिली को परेशान करे। ठीक है अंकल, मैं दिल्ली जाऊंगा, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर राजवर्धन मन ही मन खुश हो गया। उसको लगा कि अगर इस ड्राइवर की बलि देकर वो अपने परिवार को बचा सकता था तो वो उसके लिए अच्छी बात थी। ठीक है, तो तुम कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली जाओगे, तुम्हारे लिए टिकट बुक मैं करवा दूंगा, राजवर्धन कहा। रवि ने राजवर्धन के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अब आगे क्या होगा? क्या होगा जब रवि खन्ना फैमिली से मिलेगा? क्या करेगा प्रभुलाल रवि के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल। CH25 सफर में आया तूफान। राजवर्धन ने रवि को प्रभुलाल के घर दिल्ली जाकर उससे माफी मांगने को कहा। पहले तो रवि ने माना कर दिया, लेकिन जब राजवर्धन ने रवि को श्रेया की जान पर खतरा बताया तो रवि मान गया। रवि हॉस्पिटल से निकलकर वापस अपने हॉस्टल आ गया। वहां पर निखिल को मोनिका उसका इंतजार कर रहे थे। रवि ने दोनों से कुछ नहीं कहा और सीधा अपना बैग पैक करने के लिए अपने रूम में चला गया। मोनिका और निखिल भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ गए। रवि रूम में अपना बैग पैक कर रहा था। रवि, कहाँ जा रहा है तू? निखिल ने पूछा। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपना बैग पैक कर रहा था। रवि, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम्हारा कॉलेज भी है, इस बार मोनिका ने पूछा। मोनिका के पूछते ही रवि ने मोनिका की तरफ देखा और कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। जब रवि ने जवाब दिया तो निखिल ने मुंह फुला लिया। रवि समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने मोनिका को जवाब दिया पर निखिल को नहीं। क्यों जा रहे हो दिल्ली? कोई अर्जेंट काम आ गया क्या? निखिल ने पूछा। नहीं, कोई अर्जेंट काम नहीं है। रवि ने सोचा कि कुछ तो बहाना बनाकर निखिल को बताना पड़ेगा, नहीं तो निखिल मानेगा नहीं। कोई काम नहीं है। फिर भी जा रहे हो? इस कॉलेज को छोड़कर जा रहे हो? निखिल ने कहा। नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है। मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है तो मिलने जा रहा हूँ, रवि ने बहाना बनाकर कहा। हालांकि रवि की बहन दिल्ली में ही रहती है। कितने दिनों में वापस आओगे? निखिल ने पूछा। रवि ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम से बाहर आ गया। रुको रवि, मोनिका ने पीछे से आवाज दी। स्टेशन तक छोड़ने चले क्या? मोनिका ने कहा। रवि ने हाँ कर दी। इसके बाद रवि, मोनिका और निखिल तीनों रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन आने में कुछ देर थी। रवि ने मोनिका और निखिल को हॉस्टल वापस जाने के लिए कहा पर दोनों ने रवि की एक नहीं सुनी और दोनों वही ट्रेन का इंतजार करने लगे। इतने में रवि के पास फोन आया। रवि ने फोन उठाया। हेलो रवि भैया, मैंने सुना है आप दिल्ली जा रहे हो। कोई जरूरी काम था क्या? अगर कोई जरूरी हो तो मैं भी आपके साथ आऊं क्या? फोन पर आलोक ने रवि से कहा। अरे नहीं आलोक, इतना कोई जरूरी काम नहीं है, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, रवि ने कहा। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, आलोक ने कहा और फोन रख दिया। रवि, तूने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है? निखिल ने पूछा। इसमें बताना क्या है, रवि ने कहा। इतने में स्टेशन पर ट्रेन आ गई।
रवि ने निखिल और मोनिका को अलविदा कहा और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन का सफर थोड़ा लंबा था। रवि के पास 3rd क्लास का टिकट था। रवि ने अपना सामान रखा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए रवि सो गया। सुबह रवि की नींद तब खुली जब रवि के कोच में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। रवि ने देखा कि कोच में कुछ यात्रियों ने हंगामा कर दिया था। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये क्या हो रहा है, ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, रवि ने पूछा। अरे भैया, कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं। जब कुछ लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने बंदूक निकल ली, एक यात्री ने रवि को बताया। उस आदमी की बात सुनकर रवि शौक लगा। आखिर ऐसा कौन था जो ट्रेन में गन लेकर आ गया। रवि ने जब जाकर देखा तो पाया कि कुछ गुंडे एक लड़की को पकड़े हुए थे। लड़की लगातार चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। सब लोग गन से डर गए थे। रवि ने जब उस लड़की को ऐसे देखा तो उसको श्रेया की याद आ गई। वो अभी भी उन लड़कों को छोड़ने के लिए कह रही थी, पर वो लड़के हंसने लगे। रवि से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। छोड़ दो उसे, रवि ने कहा। जब उन लड़कों ने देखा कि एक 21 साल का लड़का उनसे ऐसे बात कर रहा है तो उनको गुस्सा आ गया। वहां पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ बोल सके, पर एक लड़के ने उनको ऐसा कहा। ए लड़के, कौन है अबे तू? तुझे पता भी है कि तू किससे टकरा रहा है? अपनी जान प्यारी है या नहीं? उन लड़की में से एक ने कहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस लड़की को छोड़ दो, इसके साथ ऐसा मत करो वरना। रवि ने कहा। वरना क्या कर लेगा तू? आज इस लड़की के साथ तुझे भी मरने का शौक है क्या? उन लड़कों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा। मैं सबकी आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस लड़की को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, देख लेना, रवि ने कहा। रवि के ये बात सुनकर उन लड़कों को गुस्सा आ गया। उनमें से एक ने अपनी गन निकाल रवि के सिर पर रख दी। जब वहां के लोगों ने ये देखा तो उनकी सांसें अटक गई। जब उस लड़की ने देखा कि रवि उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है तो वो डर गई। लेकिन रवि चेहरे पर कोई डर भाव नहीं था, वो बस शांति से खड़ा था। रवि को ऐसे देख वो लड़के भी थोड़ा डर गए। रवि ने देख लिया था कि उन लड़कों के पास जो गन थी वो नकली थी। उन लड़कों को भी पता चल गया कि रवि को उनके बारे में पता चल गया। तभी उन लड़कों में से एक ने रवि के ऊपर हमला कर दिया। रवि ने उसका वार बचा लिया और उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। वो लड़का दर्द के मारे चिल्लाने लगा। वो लड़के ज्यादा नहीं थे, वो 4 लड़के ही थे। लोग उनसे सिर्फ गन देखकर ही डर रहे थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि गन नकली है। वो अभी भी डर रहे थे, लेकिन रवि को उनसे कोई डर नहीं लग रहा था। रवि उनसे आसानी से उनसे डील कर सकता था। वो अपने कॉलेज में ब्लैक बेल्ट विनर था। वो जूडोका का कॉलेज चैंपियन था। इन मामूली गुंडों से वो डील कर सकता था। रवि ने कुछ ही देर में उन सभी को ढेर कर दिया। वो लड़के अब रवि से बहुत ज्यादा डर गए थे। तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, मेरे पापा तुझे देख लेंगे, उन लड़कों में से एक ने कहा। रवि ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़के वहां से चले गए। वो लड़की अभी भी डरी हुई थी। वो रवि अपने मन ही मन थैंक यू बोल रही थी। रवि उसके पास गया, उससे पूछा, तुम ठीक हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, उस लड़की ने कहा। रवि को पहली बार किसी ने भैया कहा था। उसको बहुत अच्छा लगा था। वो लड़की आगे में करीब 19 साल की थी। फिर उस लड़की ने रवि को थैंक यू कहा। अब आगे क्या होगा जा रवि दिल्ली पहुंचेंगे। जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH-26 स्टेशन पर पंगा। रवि ने उस लड़की को उन लड़कों से बचा लिया था। रवि ने उन लड़कों को बहुत मारा था। उस लड़की ने रवि को भाई कहा था। रवि को उसका भाई कहना बहुत अच्छा लगा था। उसको पहली बार किसी ने भाई कहा था। रवि थोड़ा इमोशनल हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब उस लड़की ने रवि को रोते हुए देखा तो वो बोली, क्या आपको मेरा भैया कहना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे आज से पहले किसने भैया नहीं कहा तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, रवि ने कहा। ओ अच्छा, उस लड़की ने कहा। वैसे तुम्हें नाम क्या है? रवि ने पूछा। मेरा नाम कीर्ति है, उस लड़की ने कहा। कीर्ति, अच्छा, रवि ने अपने मन में ये नाम दोहराते हुए कहा। अगर आगे से तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो तो तुम अपने इस भाई को जरूर याद करना, रवि ने से नंबर उस लड़की को देते हुए कहा। उस लड़की ने रवि से वो नंबर ले लिया। वैसे मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, कीर्ति ने कहा। रवि नाम है मेरा, रवि ने कहा। थैंक्स रवि, कीर्ति ने कहा। रवि ने उसके इस थैंक्स का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मुस्कुरा दिया। अब दिल्ली का स्टेशन का चुका था। रवि और कीर्ति दोनों दिल्ली स्टेशन पर उतर गए। रवि जब स्टेशन से बाहर आया तो देखा कि स्टेशन के बाहर वो लड़के अपने कुछ आदमियों के साथ उसकी ओर आ रहे थे। रवि लगा अब यहाँ जरूर हंगामा होगा। वो यहाँ आते ही कोई मैटर नहीं बनाना चाहता था। रवि ने उन सबको इग्नोर करना सही समझा, पर रवि को पता था ये मैटर इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। वो लड़के अब रवि के और गई बढ़ रहे थे। रवि के चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था। रवि बस शांति से वहां पर खड़ा था। वो सभी लड़के अब रवि के पास आ गए थे। रवि ने उनसे कुछ नहीं कहा। भाई, इसने ही मेरा हाथ तोड़ा था, उन लड़कों में से एक ने कहा जिसका सबसे पहले हाथ तोड़ा था। रवि बस उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। रवि को ऐसे हंसते देख उन सभी लड़कों में से एक जो उनका लीडर था उसको गुस्सा आ गया। तुझे हंसी किस बात की आ रही है? तुझे पता भी है तूने राका भाई के से पंगा लिया है, उन लड़कों में से एक ने कहा जिसका नाम राका था। रवि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुरा रहा था।
रवि को ऐसे हंसते देख राका को और गुस्सा आ गया। रवि को उन सब से कोई डर नहीं लग रहा था। वो लड़के बहुत सारे थे। रवि उन सब से अकेले तो नहीं निपट सकता था। पर रवि को फिर भी कोई डर नहीं था, क्योंकि रवि को पता था उसके डैड के भेजे हुए आदमी उसके आसपास ही थे। वो रवि को प्रोटेक्ट कर सकते थे। वो वहां पर किसी भी रूप में हो सकते थे। रवि खुद को नहीं पता था कि वो कहाँ और कौन है। तुझे क्या लगता है कि तू हम सबसे बच के चला जाएगा? तू हम सबसे नहीं बच सकता, राका ने कहा। रवि पर उनकी किसी बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये देखकर वो सभी लड़के भी डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोगों को देखकर भी रवि कोई डर नहीं था। अब राका भाई भी कुछ सोच में पड़ गया। पर वो अपने चेहरे पर वो डरला नहीं सकता था। वो ये सोच रहा था कि अगर रवि को बड़ा आदमी हुआ तो शायद उसके लिए ये कोई पंगा हो जाएगा। पर रवि अपने कपड़ों से तो कोई बड़ा आदमी नहीं लग रहा था। अब स्टेशन पर लोगों की भीड़ हो चुकी थी। सब लोग रवि और राका के इस मैटर को देख रहे थे। रवि को लगा अगर यहाँ उसके डैड के आदमियों ने कुछ मारपीट की तो उसकी पहचान सबके सामने आ जाएगी। वो इस मैटर को शांति से सॉल्व करना चाहता था। तभी राका को फोन बजा। फोन पर आए कॉल को देखकर राका के होश उड़ गए। राका को पसीने आने लगे। ये फोन गुलाब अंसारी का था। वो एक दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था। दरअसल वो अग्निहोत्री परिवार का ही आदमी था। वो उनके परिवार का दिल्ली का काम काज देखता था। वो बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था। दिल्ली में सब लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। पूरी दिल्ली में उसके नाम का खौफ था। जब गुलाब अंसारी को रवि के दिल्ली आने का पता चला तो वो उसको लेने के लिए खुद स्टेशन आना चाहता था, पर उसे पता था कि भले ही रवि वापस अग्निहोत्री परिवार में आ गया था, पर वो अभी भी अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। इसलिए अगर वो रवि को स्टेशन लेने के लिए जाता तो लोगों को शायद रवि पर शक हो सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रवि को कोई प्रॉब्लम हो। उसे रवि के दिल्ली आने का सही कारण भी नहीं पता था। पर दिल्ली में रवि की सुरक्षा की जिम्मेदारी गुलाब अंसारी की थी। वो रवि की सिक्योरिटी में कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने आदमियों को स्टेशन पर रवि पर नजर रखने के लिए बोला था। आने आदमियों के जरिए उसको पता चला था कि रवि और राका के बीच कोई मैटर हो गया था। अंसारी भाई, आपने क्यों फोन किया? मैं आ जाता अगर आपको कोई कथा तो। राका ने कहा ही तुम अभी और क्या कर रहे हो? अंसारी ने कहा। कुछ नहीं भाई, एक लड़के ने मेरे आदमी के साथ मारपीट की थी, बस उसको सबक सिखाना के लिए स्टेशन आया हूँ, राका में कहा। बेवकूफ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ऐसा किया? तू जानता नहीं कि तेरे सामने जी खड़ा है? वो तुझे और मुझे दोनों को रोड पर ला सकता है। तूने जिससे पंगा लिया है वो तेरी ऐसी हालत करेगी कि दिल्ली में रहने लायक नहीं रहेगा, अंसारी ने कहा। अंसारी के बात सुन राका ले पसीने छूट गए। रवि इतना बड़ा आदमी था कि खुद अंसारी उससे डर रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि रवि अगर इतना ही बड़ा आदमी था तो वो ट्रेन से ही दिल्ली क्यों आया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अंसारी भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप जैसा बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये लड़का तो कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, राका में कहा। मुझे से गलतफहमी हुई है। तू कहना क्या चाहता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? उनसे सही सलामत इज्जत से बात करो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो ठीक, नहीं तो मेरे आदमी वही है, वो तेरे साथ वही करेंगे जो सर बोलेंगे, अंसारी ने कहा। वो राका को रवि के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। क्या भाई, मैं ममम। राका की जबान से कुछ बोलने को नहीं बन रहा था। अंसारी ने फोन रख दिया। अब आगे क्या होगा? क्या करेगा राका? क्या रवि राका को माफ करेगा? क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि राका रवि से डर गया था? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH27 राका की माफी। जब रवि स्टेशन से बाहर आया तो वही लड़के जिनको रवि ने ट्रेन में पीटा था वे कुछ गुंडों को लेकर आ गए। स्टेशन पर बहुत से लोग भी एकत्र हो गए। रवि दिल्ली में आते ही कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। इतने राका के पास गुलाब अंसारी का फोन आया। उसने रवि माफी मांगने को कहा। राका को बहुत डर लग रहा था। अंसारी ने उससे कहा था कि अगर रवि उसे माफ कर दे तो ठीक, नहीं तो अंसारी के आदमी राका के साथ वही करेंगे जो रवि चाहेगा। राका को नहीं पता था कि रवि है कौन, पर उसे इतना जरूर पता था कि अंसारी अगर किसी से डर रहा था मतलब वो कोई बहुत बड़ा आदमी ही होगा। अब उसके पास रवि से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। राका की दिल्ली में बहुत इज्जत थी। लोग जब ऐसे ही उसको किसी से माफी मांगते हुए देखेंगे तो क्या होगा। पर राका की इन सब की कोई चिंता नहीं थी। उसे तो सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं रवि ने अगर उसे माफ नहीं किया तो अंसारी उसे जान से मार देगा। और ऐसा राका बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर उसे दिल्ली में रहना है तो उसे अंसारी की बात माननी ही पड़ेगी। आखिर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना कहाँ से अच्छी बात होती। राका अब जाकर सीधे रवि के पैरों में गिर गया। बाकी लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। राका भाई जैसा आदमी एक गरीब से दिखने वाले लड़के के पैरों में गिर गया। लोगों के लिए ही बात पचा पाना मुश्किल था। ऐसा तो कोई अपने सोने में भी नहीं सोच सकता था। जब राका के आदमियों ने राका को ऐसा करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि शायद राका भाई पागल हो गए हैं, जो इस लड़के के पैरों में गिर रहे हैं। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आप जितना मारना चाहते हैं मार सकते हैं, पर मुझे इस बार माफ कर दीजिए, राका ने रवि के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा। रवि जब ये सब देखा तो पहले तो उसे बहुत से अजीब लगा। उसे लगा कि कहीं उसे रवि की असली पहचान के बारे में तो पता नहीं चला।
पर अगले ही पल उसे राका के पास आए फोन कॉल की बात याद आ गई। उसे सब समझ आ गया कि अग्निहोत्री परिवार का कोई बहुत पावरफुल आदमी यहाँ दिल्ली में रहता है, इसलिए राका रवि से माफी मांग रहा है। यहाँ जब राका के आदमियों ने राका को ऐसे रवि पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गए। अब तो उन्हें सच में लगने लगा कि शायद उनके बॉस पागल हो गए हैं। राका भाई, आप क्या कर रहे हो? आप इस चिल्लर के पैरों में गिरकर माफी मांग रहे हो, आपकी ये शोभा नहीं देता, उन आदमियों में से एक ने कहा। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह पर राका ने एक जोर का मुक्का जड़ दिया। उसके मुक्के में इतनी पावर थी कि उस आदमी के 2 दांत टूट गए। जब उस राका के बाकी आदमियों और वहां खड़े लोगों ने राका को इस रूप में देखा तो उनके तो पसीने छूटने लगे। उन्होंने राका भाई को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। इतना गुस्सा राका भाई को पहली बार आया था। अब राका के बाकी आदमी भी डर गए थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर से ऐसे बात करने की? राका ने उस आदमी की कॉलर पकड़ते हुए कहा। अपने बॉस को इतना गुस्से में देख सभी गुंडे डर गए। उनको अब थोड़ा सा शक हो रहा था कि उनके बॉस को कोई ऐसी बात पता है तो शायद उनको ना पता हो। तुम सभी मेरे साथ सर के सामने कान पकड़कर माफी मांगोगे और तब तक माफी मांगोगे जब तक सर तुम्हें माफ न कर दे। अपने बॉस राका की ये बात सुनकर सभी गुंडे डर गए, पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। सभी गुंडे रवि के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। ये दृश्य सच बहुत ही अजीब था। 10 गुंडे जो एक गरीब लड़के के सामने कान पकड़कर माफी मांग रहे थे। अब सब लोगों ने रवि का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, पर रवि ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रवि अब स्टेशन पर कोई भी इश्यू नहीं बनाना चाहता था। चलो अब ठीक है, आगे ध्यान रखना कि किसी भी लड़की को परेशान न करो। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब लोगों को उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए थी, पर वो तो अब जा चुकी है, इसलिए तुम सभी जाओ यहाँ से, रवि ने राका को कहा। थैंक यू सर, आपने हमें माफ कर दिया। आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। आपको मेरे लड़के आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, राका ने कहा। ठीक है, रवि ने कहा और अपनी टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गया। इधर स्टेशन पर राका और उसके आदमी कंफ्यूज थे कि अभी उनके साथ क्या हुआ। पूरे स्टेशन के सामने उनकी इज्जत का बंटवारा हो गया। दिल्ली में उनके नाम को जो खौफ था वो एक लड़के ने बस कुछ ही टाइम में लोगों के दिलों से निकाल दिया। राका भाई, आखिर कौन था वो लड़का और आप इतना डर क्यों गए थे? एक गुंडे ने राका से पूछा। जानता तो मैं भी नहीं हूं कि ये कौन था, पर इतना जरूर जानता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। मेरे पास अंसारी भाई का फोन आया था। ये लड़का अंसारी भाई का भी शायद बॉस है। अंसारी भाई भी इससे बहुत डर रहे थे, राका ने कहा। राका की बात सुनकर सभी गुंडे बहुत हैरान थे। आखिर रवि इतना कितना बड़ा आदमी था कि गुलाब अंसारी जैसा बड़ा आदमी भी उससे डर गया। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए ये किस्सा बुरे सपने जैसा ही था, जो अब बीत चुका था। इसके बाद वो सभी गुंडे वहां से चले गए। इधर रवि भी टैक्सी में बैठकर खन्ना फैमिली के बंगले पर आ गया। उनका बंगला किसी बहुत ही बड़ा और सुंदर था। रवि अब सीधा बंगले के गेट के पास चला गया। जब रवि अंदर आ ही रहा था कि उसे वहां के गार्ड ने रोक दिया। टू बी कंटिन्यूड। CH28 खन्ना हाउस। गुलाब अंसारी ने रेलवे स्टेशन पर राका और रवि के बीच में को मैटर हुआ था उसको हैंडल कर लिया था। राका और उसके आदमियों में सबके सामने रवि के पैरों में गिरकर माफी मांगी थी। इसके बाद रवि सीधा खन्ना हाउस आ गया था, पर वहां उसे गार्ड ने रोक लिया। वही रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए ऐसे अंदर आने की? तुम्हें पता भी है कि ये घर किसका है? तुम गलता पते पर आ गए हो, और अगर यहाँ पर कोई नौकरी के लिए आए हो तो अभी कोई नौकरी नहीं है। गार्ड ने एक ही सांस में रवि को सब कह दिया। रवि को बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैं रवि हूँ, बेंगलुरु से आया हूँ, रवि ने कहा। रवि का नाम सुनकर गार्ड के पसीने छूटने लगे। उसके मालिक ने उसे बताया था कि रवि नाम का कोई लड़का आएगा। उसको प्रभुलाल और रवि के बीच के मामले के बारे में नहीं पता था। उसे तो इतना बताया गया था कि रवि नाम का लड़का कल आएगा। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, गार्ड ने कहा। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये गार्ड उसका नाम सुनकर इतनी इज्जत से कैसे बात करने लगा। लेकिन रवि ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। वो सीधा खन्ना हाउस के अंदर दाखिल हो गया। खन्ना हाउस बाहर से जितना बड़ा और आलीशान था, अंदर से उतना ही खूबसूरत और रॉयल था। रवि को लगा वो किसी पुराने रॉयल हाउस में आ गया हो। रवि उस रॉयल हाउस के चकाचौंध से बहुत से इम्प्रेस हो गया था। वो अभी घर को देख ही रहा था कि इतने में ऊपर की सीढ़ियों से कोई लड़की भागते हुए नीचे आए और रवि से टकरा गई। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। जब वो रवि से टकराई तो रुकी और रवि की ओर गुस्से से देखने लगी। पर और शायद थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए रवि को बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। रवि को समझ नहीं आया कि उस लड़की को अचानक हो क्या गया था। इतने में सीढ़ियों से किसी और के भी आने की आवाज आने लगी। जब रवि ने सीढ़ियों की ओर देखा तो कोई 45-50 साल के करीब का आदमी चलकर रवि के पास आ रहा था। रवि का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। वो उस आदमी को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। आपका नाम रवि है क्या? उस आदमी ने पूछा। जी, मेरा नाम रवि है और मैं बेंगलुरु से आया हूँ, रवि ने कहा। मेरा नाम जयंत चौधरी है, मैं आनंद खन्ना का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। आनंद सर अभी ऊपर है, वो जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक आप थोड़ा आराम करिए, जयंत ने कहा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उससे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, जैसे वो उनका दोस्त है। रवि ने तो उनके बड़े बेटे प्रभुलाल को पीटा था। रवि को ये मैटर कुछ अजीब ही लग रहा था। रवि वहीं पर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद ऊपर की सीढ़ियों से एक और आदमी नीचे आया।
वो आनंद खन्ना थे। उनके उम्र 70 साल के करीब थी। एक पुराने समय का सूट पहने काफी रॉयल लग रहे थे। वो इस खन्ना परिवार के मुखिया थे। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। रवि भी सोफे से खड़ा हो गया। रवि नहीं जानता था कि आनंद खन्ना कैसे आदमी है। उसे नहीं पता था कि आनंद खन्ना अपने बेटे की तरह है या नहीं। आनंद खन्ना अब रवि के बिल्कुल पास आ गए थे। आनंद ने रवि को बैठने के लिए कहा। रवि भी सोफे पर बैठ गया। आनंद काफी देर तक कुछ नहीं बोले। वो बस अपना सिगार पी रहे थे। कुछ देर बाद आनंद ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हारा नाम रवि है, मैं सही कह रहा हूँ? आनंद ने पूछा। हाँ, मेरे नाम रवि है, रवि ने कहा। काफी हिम्मत वाले हो, आनंद ने कहा। रवि आनंद के कहने का मतलब नहीं समझा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आनंद उससे इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे थे। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? रावू ने कहा। अरे भाई, इसमें समझने वाली बात क्या है? तुमने मेरे बेटे की ये हालत कर दी, इससे बड़ी हिम्मत और क्या हो सकती है? आनंद ने कहा। रवि आनंद के ये बात सुनकर चुप हो गया। कुछ देर तक दोनों फिर से चुप हो गए। वैसे तुम तो एक कॉलेज की स्टूडेंट हो, फिर तुम इतने लोगों को कैसे जानते हो जिन्होंने उस होटल में मेरे बेटे के सिक्योरिटी गार्ड्स को बस कुछ ही पल में मार गिराया? आनंद ने पूछा। वो सभी मेरे दोस्त थे, रवि ने कहा। अच्छा दोस्त थे? आनंद ने अपना सिगार को एक कस लिया। वैसे तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ पर सजा देने के लिए नहीं बुलाया था, आनंद ने कहा। रवि आनंद के बात सुनकर हैरान हो गया। आनंद ने उसे सजा देने के लिए नहीं बुलाया था तो फिर क्यों बुलाया था? दरअसल मैं तुम्हारी हिम्मत देखना चाहता था। जब मुझे पता चला कि किसने मेरे बेटे की टांगे तोड़ दी, उसे नामर्द बना दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि हमारे दुश्मन ने ऐसा किया होगा, पर जब मुझे पता चला कि किसी कॉलेज के लड़के ने ऐसा किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने जब मेरे आदमियों से पता करवाया तो ये सच निकला। फिर क्या मैं तुमसे मिलना चाहता था? मैं खुद देखना चाहता था कि तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। और फिर मैंने राजवर्धन को श्रेया को जान से मारने की धमकी दी तो तुमने उसकी जान बचाने के लिए यहाँ आ गए, ये जानकर भी कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। आनंद ने पूरी बात रवि को बताई। आनंद के बात सुन रवि हैरान हो गया। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि आनंद ने ऐसा कहा। उसे लगा कि उसे कोई तो सजा मिलेगी, पर ऐसा नहीं था। उल्टा आनंद ने रवि की तारीफ कर रहे थे। रवि के मन में आनंद के लिए इज्जत बढ़ गई। उसको अब समझ आ गया था कि आनंद प्रभु के तरह नहीं था। चलो रवि, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ तुमसे दोबारा जरूर मुलाकात होगी। और डरो मत, प्रभु के आदमी तुम्हारे साथ दिल्ली में कुछ नहीं करेंगे। तुम यहाँ दिल्ली में जितने दिन चाहे रह सकते हो, आनंद ने कहा। इसके बाद आनंद ने अपने असिस्टेंट को रवि को बाहर तक छोड़ने को कहा। रवि अब खन्ना हाउस से बाहर आ गया था। रवि को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैटर इतना सिंपल था। अब रवि कुछ दिनों के लिए दिल्ली घूमना चाहता था। रवि जब खन्ना हाउस से बाहर निकला तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। हेलो रवि सर, मैं गुलाब अंसारी बोल रहा हूँ, सामने से आवाज आई। कौन गुलाब अंसारी? मैं किसी गुलाब अंसारी को नहीं जानता, रवि ने कहा। रवि सच में अंसारी को नहीं जानता था। वो उसके घर से निकलने के बाद अग्निहोत्री परिवार में आया था। अब आगे क्या होगा? क्यों किया था अंसारी ने रवि को फोन? क्या होगा अब आगे दिल्ली में? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH29 पानीपुरी। रवि आनंद खन्ना से मिलकर आ गया था। आनंद खन्ना रवि की हिम्मत से बहुत खुश हुए थे, इसलिए वो रवि से मिलना चाहते थे। वो अपने बेटे प्रभुलाल की तरह नहीं थे। वो एक बड़े अच्छे आदमी थे। रवि के मन में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। रवि खन्ना हाउस से निकलकर बाहर सड़क पर टैक्सी का वेट कर ही रहा था कि उसके पास गुलाब अंसारी का फोन आया। रवि अंसारी को नहीं जानता था। सर, आप मुझे नहीं जानते। दरअसल जब आप अग्निहोत्री परिवार से चले गए थे तब मैं आया। तब आपके पापा ने मुझे यहाँ दिल्ली का सारा काम दिया हुआ है, अंसारी ने कहा। रवि अंसारी के बात सुनकर हैरान हो गया था। रवि के अग्निहोत्री परिवार से निकलने के बाद और उसके पहचान छिपाने की बात कुछ ही लोगों को पता थी। इसका मतलब अगर आंसरी को उसके बारे में पता था, इसका मतलब वो अग्निहोत्री परिवार का एक लॉयल था। रवि उस पर विश्वास कर सकता था। हाँ बोलिए अंसारी जी, रवि ने कहा। रवि की ये बात सुनकर अंसारी शॉक हो गया। उसको आज तक अग्निहोत्री परिवार में किसने भी जी कहकर नहीं पुकारा। सब उसे सिर्फ अंसारी ही बुलाते थे। लेकिन यहाँ तो अग्निहोत्री परिवार के वारिस ने उसे जी कहकर पुकारा। ये उसके लिए बहुत सम्मान की बात थी। उसे रवि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था। उसे बस इतना पता था कि रवि एक सिंपल और अच्छा लड़का है। पर आज रवि के बोलने के ढंग से वो रवि से काफी इंप्रेस हो गया था। रवि सर, मुझे आपसे एक काम था। दरअसल आप दिल्ली आए हो, ये बात हमारे बिजनेस पार्टनर्स को पता चल गई। अब दिल्ली के कुछ बिजनेसमैन आपसे मिलना चाहते हैं, अंसारी ने कहा। रवि ने जब अंसारी की बात सुनी तो वो और कंफ्यूज हो गया। वो तो दिल्ली सिर्फ आनंद से मिलने आया था, फिर ये सब कैसे हो गया? देखिए अंसारी जी, मैं किसी से भी नहीं मिल सकता और मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी, पर मैं अब किसी से भी नहीं मिल सकता। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर अंसारी कुछ कह नहीं पाया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो रवि से बहस करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। सर, लेकिन मुझे तो आलोक सर ने फोन करके बताया था कि मैं आपसे बात कर लूं। उन्होंने कहा रवि सर दिल्ली में ही है तो वो आ जाएंगे, अंसारी ने कहा। रवि अब कुछ सोचने लगा।
आलोक ने उसे क्यों नहीं बताया कि दिल्ली में उसे किसी पार्टी से मिलने भी जाना है। पर रवि ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार पार्टी में जाकर दिखाना चाहिए कि आखिर बात क्या थी। क्या आपको आलोक ने कहा था? रवि ने पूछा। हाँ, मुझे आलोक सर ने ही फोन करके बताया था, अंसारी ने कहा। ठीक है अंसारी जी, मैं आ जाऊंगा, आप टाइम और पता भेज दीजिए, रवि ने कहा। ठीक है सर, मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ, आंसर ने कहा और फोन रख दिया। रवि अब तक को खोजते हुए सड़क पर चल रहा था। दिल्ली बहुत खूबसूरत था, वहां बेंगलुरु जितना ट्रैफिक नहीं था। रवि अब सड़क किनारे किनारे चल रहा था। रवि चलते चलते एक पानी पूरी वाले के पास आ गया। रवि को पानी पूरी खाने का मन हो रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर रुककर पानी पूरी खा ली जाए। फिर रवि पानी पूरी वाले के पास गया और उससे पानी पूरी लगाने को बोला। जब रवि वहां पर खड़ा था तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। वो कार ज्यादा महंगी तो नहीं थी पर ज्यादा सस्ती भी नहीं थी। उस कार में से एक लड़की बाहर निकली। वो बहुत खूबसूरत थी। रवि उसकी खूबसूरती देख के हैरान था। रवि ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। वो पानीपुरी वाले के पास आए और उसको पानीपुरी लगाने को बोला। रवि अभी भी उसको घूरे जा रहा था। जब उस लड़की ने रवि के सामने अपना हाथ हिलाया तब रवि में कुछ रिएक्ट किया। उसने देखा कि वो लड़की उसको ही देख रही थी। रवि को शर्मिंदगी हो रही थी। रवि ने अपनी नजर उससे हटा ली। रवि के कपड़े भी बहुत खराब हो गए थे। वो लड़की रवि को देखकर अजीब सा एक्सप्रेशन दे रही थी। रवि ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रवि जब पानीपुरी खत्म करके अपनी प्लेट को कचरा पात्र में डाल ही रहा था कि वो चलते चलते लड़खड़ा गया। उससे उस प्लेट का पानी उस लड़की के कपड़ों पर चला गया। रवि ने देखा कि उस लड़की की ड्रेस बहुत ही महंगी थी और उस पर दाग लग गया था। सॉरी मैडम, वो मैं बस फिसल गया। रवि इससे आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही उस लड़की ने रवि को खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। रवि ने इसकी तो कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा कि ये तो उसने जानबूझकर नहीं किया था। फिर भी उसे लगा कि शायद ये उसी की गलती थी। यू चीप, देख के नहीं चल सकत था क्या? दिखता नहीं है क्या, भिखारी कहीं का? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। मेरी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तूने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी, उस लड़की ने अपनी ड्रेस को साफ करते हुए कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि इसमें उसकी गलती थी। अब वहां पर भीड़ जमा होने लगी। तुम्हें पता भी है कि ये ड्रेस कितने की है? तुम्हें कैसे पता होगी? तेरे जैसे भिखारी ने ये ड्रेस देखी भी होगी। अब मुझे इसके पैसे कौन देगा? उस लड़की ने कहा। मैडम सॉरी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, रवि ने अपना सर नीचे करते हुए कहा। रवि ने इस तरह का ड्रामा अपनी गरीबी की जिंदगी में बहुत बार देखा था। रवि को अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। पैसे नहीं है का क्या मतलब? तुम्हें मेरी ड्रेस के पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना आज तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे, उस लड़की ने कहा। रवि अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसे वो लड़की अजीब लग रही थी। इतनी से बात के लिए इतना बड़ा इश्यू कौन बनता है? मैडम, इतनी से बात के लिए इतना बड़ा इश्यू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बात करके इसकी सॉल्व कर लेंगे, रवि ने कहा। क्या कहा तूने? बात करके निपटा लेंगे? और तुझे से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझे? उस लड़की ने कहा। अब आगे क्या होगा? रवि कैसे निकलेगा इस मुसीबत से? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH30 होटल विक्टोरिया। रवि जब पानी पूरी खा रहा था तो गलती से उसका पानी वहां पर खड़ी एक लड़की के कपड़ों पर जा गिरा। रवि ने उससे माफी मांग ली थी पर वो लड़की बहुत एटीट्यूड वाली थी। वो रवि को भला बुरा कहने लगी। वो रवि को भिखारी कह रही थी। उसने रवि को धमकी दी कि अगर उसने उसकी ड्रेस के पैसे नहीं दिए तो वो उसको वहां से जाने नहीं देगी। रवि उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो बहुत जिद्दी थी। रवि अब कुछ कर भी नहीं सकता था। रवि उस लड़की के लिए अपनी पहचान तो नहीं बता सकता था। वो कुछ ऐसा सोच रहा था जिससे ये मामला और न बिगड़े। देखिए मैडम, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कल पैसे से दूंगा, आप मेरे नंबर ले लीजिए, मैं पक्का आपको कल पैसे दे दूंगा, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। रवि को लगा वो पागल हो गई थी। वो बस हंसे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो रुकी, बोली, मुझे क्या तूने पागल समझ रखा है? तू मुझे कल का बहाना देकर यहाँ से बच के नहीं जा सकता। और मान लो कि एक बार को मैंने तेरी इस बात को मान लिया कि तू मुझे कल पैसे दे देगा, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तेरे पास पैसे भी है जो तू मुझे दे सके। रवि उसकी ये बात सुनकर कुछ नहीं बोला। उसे अब समझ आ गया था कि ऐसे तो ये लड़की कभी भी नहीं मानेगी। रवि अब सोच रहा था कि उसे अंसारी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके पास अंसारी के नंबर भी थे। रवि अपना फोन निकाल ही रहा था कि इतने में उस लड़की का फोन बज उठा। रवि ने अपना फोन फिर से अपनी जेब में रख दिया। इसके बाद उस लड़की ने अपना फोन लिया और फोन के स्क्रीन पर देखते ही उसके चेहरे का रंग उतर गया। रवि को लगा उस लड़की में कोई भूत देख लिया है। वो बहुत डर गई थी। रवि को उसका ये रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा। उस लड़की ने अपना फोन पिक किया और रवि और बाकी सब लोगों से दूर जाकर बात करने लगी। रवि अभी भी वहीं पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने अपनी बात पूरी की और रवि के पास वापस आ गई। तुम्हारी किस्मत आज अच्छी थी कि आज तुम मुझसे बच गए, पर इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया।
तुझसे मैं मेरी ड्रेस के पैसे लेकर ही रहूंगा, चाहे तू दिल्ली में कहीं पर छिप जा। अभी मुझे मेरी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, उस लड़की ने कहा और अपना बैग लेकर वहां से निकल गई। रवि और बाकी लोग बस उसे जाते हुए देख रहे थे। रवि ने मन में सोचा, अजीब लड़की थी, इतनी से बात के लिए इतना बड़ा हंगामा। इसके बाद रवि ने पानीपुरी वाले को पैसे दिए और वहां से अंसारी के दिए हुए एड्रेस की ओर चल दिया। कुछ देर बाद रवि उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो दिल्ली की सबसे बड़ी होटल थी। रवि उस होटल को देखकर हैरान हो गया। रवि ने इतनी बड़ी होटल पहली बार देखी थी। होटल के बाहर एक से एक बढ़कर महंगी कार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उस होटल में कोई बहुत बड़ा स्टार आया था। रवि ये सब देख थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंसारी ने इतनी बड़ी होटल में ये मीटिंग क्यों रखी थी। वो किसी दूसरी जगह भी ये मीटिंग रख सकता था। इसके बाद रवि होटल के मेन गेट पर आ गया। वहां पर कुछ गार्ड खड़े थे। वो रवि को घूर कर देख रहे थे। रवि को समझ आ गया था कि वो गार्ड उसको ऐसे क्यों देख रहे थे। ये रवि के कपड़ों के वजह से था। पर रवि में गार्ड पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा होटल के में हॉल में आ गया। वो इसके बाद सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ा। वो लिफ्ट में चढ़ा और 10वें फ्लोर पर आ गया। उस फ्लोर के एंट्री गेट पर भी कुछ गार्ड्स थे। वो फ्लोर सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए था। रवि जब लिफ्ट में उतरा और वहां से आगे बढ़ने लगा तो उसे एक गार्ड ने रोक लिया। सर, आपका कार्ड, उनमें से एक गार्ड ने कहा। कार्ड? कौन सा कार्ड? रवि ने पूछा। अंदर जाने के लिए एक कार्ड होना चाहिए, क्या आपके पास नहीं है? गार्ड ने पूछा। नहीं, रवि ने कहा। तो आप अंदर नहीं जा सकते, गार्ड ने कहा। देखिए सर, मुझे यहाँ पर फोन करके बुलाया गया था और आने से पहले मुझे कार्ड के बारे में नहीं बताया गया था, रवि ने कहा। रवि के ये बात सुनकर गार्ड रवि को घूरने लगा। गार्ड को ऐसे घूरते देख रवि को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो यहाँ आ तो गया था, पर वही गंदे कपड़ों के साथ। रवि को बहुत ही शर्म आ रही थी। देखिए, हमें ये क्लियर बताया गया है कि बिना कार्ड के किसको भी अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। अगर आपको अंदर जाना है तो कार्ड लेकर आना होगा, गार्ड ने कहा। देखिए सर, अंदर मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है अभी, इसलिए मेरा जाना जरूरी है, बात को समझने की कोशिश करो, रवि ने कहा। रवि की ये बात सुनकर वो दोनों गार्ड हंसने लगे। वो रवि को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। तुझे समझ नहीं आ रहा कि बिना कार्ड के अंदर नहीं जा सकते, फिर क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर निकालना पड़ेगा, उस गार्ड ने कहा। गार्ड के बात सुनकर रवि को अब गुस्सा आने लगा। गार्ड उसकी पूरी बात ही नहीं सुन रहा था। देखिए, अब आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। मैंने आपको कहा न कि मुझे यहाँ पर फोन करके बुलाया गया है, मुझे अंदर जाने दो, रवि ने कहा। अब वहां खड़े गार्ड को गुस्सा आ गया। लड़के, अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तुझे यहाँ से धक्के मरकर बाहर निकलवा दूंगा, इससे अच्छा है कि तू यहाँ से चला जा, उस गार्ड ने कहा। गार्ड के कहने के बाद भी रवि अपनी जगह से हिला तक नहीं। उस पर गार्ड के बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। सिक्योरिटी? जब रवि वहां से हिल ही नहीं रहा था तो गार्ड ने सिक्योरिटी को बुला लिया। अब आगे क्या होगा, कैसे बचेगा रवि सिक्योरिटी से? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH31 पछतावा। रवि होटल विक्टोरिया मीटिंग के लिए आ चुका था, लेकिन 10वें फ्लोर पर जाकर उसे पता चला कि बिना कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। पर रवि जाना चाहता था, लेकिन गार्ड ने उसकी एक नहीं सुनी। जब रवि वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था तो गार्ड ने सिक्योरिटी बुला ली। रवि थोड़ा सा डर गया था। वो अपना फोन निकालकर अंसारी को कॉल करने ही वाला था कि इतने में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर पकड़ लिया। छोड़ा मुझे, रवि ने कहा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ से चला जा, अभी तुझे धक्का मारकर बाहर निकला जाएगा, उस गार्ड ने कहा। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, अंदर मेरी एक मीटिंग है, मुझे एक फोन कॉल करने दो, अभी पता चल जाएगा, रवि ने कहा। अब मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, इसे यहाँ से ले जाओ, उस गार्ड ने कहा। देखो, तुम बहुत पछताओगे, रवि ने कहा। इस बार उस गार्ड को गुस्सा आ गया। तुझे एक बार बोला समझ नहीं आता क्या, भिखारी कहीं का? ये बोल गार्ड रवि पर अपना डंडा चलाने ही वाला था कि इतने में पीछे से आवाज आई। वही रुक जाओ। वो आवाज अंसारी की थी। रवि ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, पर उसे विश्वास था कि वो अंसारी ही था। इतने में अंसारी उस गार्ड के पास आया और उसे खींच के 2 थप्पड़ लगा दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर से ऐसे बात करने की और उन पर डंडा चलाने की, अंसारी ने कहा। जैसे ही अंसारी के मुंह से रवि के लिए सर शब्द निकला, बाकी गार्ड ने रवि को छोड़ दिया। वो गार्ड और बाकी सब हैरान थे। रवि जैसा आदमी अंसारी का भी बॉस था। उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर रवि अंसारी का बॉस कैसे हो सकता था? कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे थे? सॉरी सर, हमें माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, इनके पास कार्ड नहीं था इसलिए मैंने उन्हें रोका था, अगर मुझे पता होता कि ये कौन है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, उस गार्ड ने अंसारी के पैरों में गिरकर कहा। वो मैं कुछ नहीं जानता, तूने सर पर डंडा चलाने की हिम्मत की, तुझे पता भी है इसकी सजा क्या होगी, अंसारी ने कहा। सजा का नाम सुनकर उस गार्ड के चेहरे का रंग उतर गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसे पता था कि बड़े लोगों को सजा कैसी होती है। सर, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज सर मुझे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उस गार्ड ने कहा। माफी मुझसे नहीं सर से मांगो, अंसारी ने कहा।
अंसारी के ये बात सुनकर गार्ड तुरंत रवि के पैरों में गिर गया और रवि से माफी मांगने लगा। रवि को अब अच्छा नहीं लग रहा था। उस गार्ड के उम्र करीब 35 साल की थी। रवि बड़ों के बहुत इज्जत करता था। उसको ऐसे माफी मांगते देख रवि को अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें उस गार्ड की कोई गलती भी नहीं थी। अरे नहीं अंकल, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, रवि ने गार्ड को जमीन से उठाते हुए कहा। रवि की बात सुनकर वो गार्ड, अंसारी और बाकी गार्ड भी हैरान हो गए। रवि उस गार्ड को माफ कर रहा था जिसने रवि के साथ ऐसा किया। वो गार्ड भी यही सोच रहा था कि रवि आखिर है कौन। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद देखी थी, पर कोई भी रवि जैसा नहीं था। थैंक यू सर, मुझे माफ करने के लिए, उस गार्ड ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रवि ने उसको आंखों से माफ करने का इशारा किया। लेकिन सर, आप इसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ सकते, मैनेजर, अंसारी ने मैनेजर को आवाज देते हुए कहा। तभी वहां मैनेजर भी आ गया। जी अंसारी जी, क्या हुआ, मैनेजर ने कहा। इस गार्ड ने हमारे सर के साथ बदतमीजी की, इसको बोलो इसको कल से इस होटल में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, अंसारी ने कहा। नहीं सर, मुझे माफ कर दो, इस उम्र में मेरे पास और कोई नौकरी नहीं है, मेरे बीवी बच्चे हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सर प्लीज मुझे नौकरी से मार निकालो, गार्ड ने अंसारी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। पर अंसारी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। पर रवि को उस पर दया आ गई। रुको मैनेजर, इसको नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इन्हें माफ कर दिया है, इसे इस नौकरी की जरूरत है, इसलिए इस मत निकलो, रवि ने कहा। लेकिन सर, अंसारी जी मैंने बोला ना नहीं तो नहीं, रवि ने अंसारी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। अंसारी उससे आगे कुछ नहीं बोल पाया। वो रवि से आगे कुछ नहीं कह सकता था। इसके बाद गार्ड ने रवि को एक बार फिर थैंक यू कहा। इसके बाद रवि और अंसारी मीटिंग रूम की ओर निकल गए। रास्ते में अंसारी बस रवि को ही देखे जा रहा था। उसे रवि का बर्ताव बहुत अच्छा लगा। वो रवि से बहुत ही प्रभावित हो गया था। उसने अपनी लाइफ में बहुत से अमीर लोगों को देखा था, पर रवि उन सब से अलग था। वो बाकी अमीरों की तरह नहीं था। उसे लोगों की परवाह थी। उसके दिल में गरीबों के लिए इज्जत थी। इन सब बातों अंसारी के दिल में रवि के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। कुछ देर बाद रवि और अंसारी दोनों एक बड़े से मीटिंग रूम में आ गए। वो रूम अपने आप में ही लग्जरी होटल से कम नहीं था। रूम को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। रवि और अंसारी जब रूम में पहुंचे तो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। लेकिन जब सब ने रवि को इस हालत में देखा तो सब शॉक हो गए। अग्निहोत्री परिवार का वारिस इस हालत में। सब रवि को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। सब बस रवि को ही घूर रहे थे। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते देख अंसारी ने कहा, तो इनसे मिलिए, ये है मिस्टर रवि अग्निहोत्री, अग्निहोत्री एंड ग्रुप के अगले वारिस। अब सब अपने होश में आ गए। भले ही रवि कैसे भी आया था, पर सबके लिए वो रवि अग्निहोत्री ही था, उन सबका मालिक। सबने रवि को हेलो कहा। रवि ने भी सबको हेलो कहा। पर रवि सबसे हाथ मिलाने लग तो अचानक उसकी नजर किसी पर जा पड़ी। उसको देख पहले तो रवि शॉक रह गया, फिर हल्का से मुस्कुरा उठा। रवि ने वहां पर उसी लड़की को देखा था जो कुछ देर पहले उसे उस पानी पूरी वाले के पास मिली थी। जब रवि उस मीटिंग रूम में आया था तभी उस लड़की ने रवि को देख लिया था। पहले उसे लगा वो इस होटल में काम करता था, पर जब अंसारी ने उसके बारे में बताया तो उसके होश ही उड़ गए थे। उस इतना बड़ा सदमा लगा मानो उसकी तो जान ही निकल गई। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा रवि उस लड़की के साथ, क्या होगा जब वह सबको रवि और उस लड़की के बारे में पता चलेगा। जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH32 शर्मिंदगी। रवि जब होटल विक्टोरिया में पहुंचा तो वहां के गार्ड ने रवि को रोक लिया, पर अंसारी ने आकर पूरे मैटर को सॉल्व कर दिया। फिर रवि मीटिंग रूम में आ गया। वहां पर सभी लोग रवि को देखकर हैरान हो गए थे। इतना अमीर आदमी इतना सिंपल कपड़ों और ऐसी लाइफ जी रहा था। सबके लिए ये बहुत अचंभे वाली बात थी, पर रवि को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अंसारी ने रवि का इंट्रोडक्शन कराया। आखिर में रवि की नजर जाकर एक लड़की पर पड़ी। रवि उसको देखकर हैरान था। जब उस लड़की ने रवि को देखा तो पहले तो उसे लगा कि वो इस होटल में काम करता है, पर जब अंसारी ने रवि को अग्निहोत्री परिवार का वारिस बताया तो उसकी तो सांसें अटक गई। वो वही लड़की थी जिसके कपड़ों पर रवि ने गलती से पानी गिरा दिया था। रवि उस लड़की की ओर देख मुस्कुरा दिया। उस लड़की ने जब रवि को मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी सांसें और तेज हो गई। जब अंसारी ने रवि को उस लड़की को घूरते हुए देखा तो उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, सर ये है गरिमा सिन्हा, हमारी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड। रवि में अंसारी की बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया और बस गरिमा के तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। रवि को ऐसे देख गरिमा की हालत खराब हो गई। उसने सोचा अब शायद रवि उसको उसकी पोजीशन से हटा सकता था। वो उससे उस पानीपुरी वाली बात का बदला जरूर लेगा। रवि ने इसके बाद गरिमा पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर गरिमा अभी भी रवि की तरफ ही देख रही थी। उसके मन में डर भी था और एक सुकून भी। वो बस रवि को घूर रही थी। वो रवि को अजीब से नजरों से देख रही थी। वो बस रवि घूरे जा रही थी। वो रवि से अपनी आंखों के इशारा से माफी मांग रही थी। वो चाहती थी कि आज दिन की बात के लिए वो उसे माफ कर दे। रवि को उसका ऐसे देखा अच्छा नहीं लग रहा था। रवि ने अपना ध्यान गरिमा से हटाकर मीटिंग में लगा दिया। रवि ने सभी लोगों से दिल्ली में उनके परिवार के बिजनेस के बारे में और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। रवि को इन सब की कोई समझ नहीं थी, पर वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था।
उसके लिए ये आगे जाकर काम आने वाला था। रवि ने वहां पर सभी से बात की और मीटिंग पूरी की। अब वो वहां से वापस जाना चाहता था। सर, मैंने यहाँ पर खाने का भी इंतजाम किया है, अगर आप थोड़ा फ्री है और हमें थोड़ा और टाइम दे तो आप डिनर करके जाए, अंसारी ने कहा। रवि ने कुछ सोचा और फिर हाँ कर दी। जब अंसारी वहां से खाने का बोलने के लिए मीटिंग रूम से बाहर गया तो इतने में गरिमा रवि के पास आ गई। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। सर, आज वहां दिन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप वहां ऐसे। गरिमा बोलते बोलते रुक गई। रवि ने गरिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने गरिमा के बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। जब गरिमा ने देखा कि रवि उससे बात भी नहीं कर रहा तो उसे लगा कि शायद अभी बात करने का सही टाइम नहीं है। गरिमा वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। इतने में अंसारी और कुछ वेटर खाना लेकर आ गए। खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। सभी टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना बहुत से अच्छा बना था। खाने में यूज किए गए मसाले और बाकी सामग्री बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के थे। खाने में चिकन, लबाबदार बिरयानी और भी बहुत से चीजें बनी हुई थी। रवि तो उस खाने के खुशबू से ही खुश हो गया था। रवि में आज इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया था। रवि बहुत ही खुश था। उसने पेट भरकर खाना खाया। जल्द ही रवि ने अपना खाना खाया और अंसारी से बोला, चलो अंसारी जी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और खाना भी बहुत अच्छा बना था, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। ओके सर, मैं आपको आपके होटल तक छोड़ दूंगा, अंसारी ने कहा। अरे नहीं अंसारी जी, मैं अपने आप चला जाऊंगा, रवि ने कहा। लेकिन सर, आप अपने आप कैसे, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, अंसारी ने कहा। अंसारी जी, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, आप बहुत बिजी रहते हो और आपको इन सबको भी तो हैंडल करना है, रवि ने वहां पर खड़े लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। रवि और अंसारी की बात सुन गरिमा अंसारी के पास आए और बोली, अंसारी सर, मैं इनको उनके होटल तक छोड़ दूंगी, मैं भी अभी उसी तरफ निकल रही थी। गरिमा के बात सुन रवि शॉक रह गया। अब गरिमा ने ऐसा क्यों किया? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गरिमा के साथ उसकी गाड़ी में नहीं जाना चाहता था। ठीक है गरिमा, तुम अगर उस तरफ ही जा रही हो तो सर को उनकी होटल तक छोड़ देना, अंसारी ने कहा। अंसारी के बात सुन गरिमा खुश हो गई। रवि ने जब देखा तो कि अंसारी ने उसको गरिमा के साथ जाने के लिए कह दिया तो वो मना करने ही वाला था कि इतने में अंसारी ने बीच में ही रवि की बात को काटते हुए कहा, सर अभी आप मना नहीं कर सकते, आपको गरिमा के साथ ही जाना होगा। अंसारी के बात सुन रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद गरिमा और रवि गरिमा के गाड़ी तक आ गए। दोनों गाड़ी में बैठ गए। गरिमा ड्राइवर सीट पर बैठे गई। रवि कार की पिछली सीट पर बैठ गई। दोनों होटल से निकल गए। रास्ते भर रवि ने गरिमा की तरफ देखा भी नहीं। गरिमा उससे बात करना चाहती थी पर रवि का मूड देख उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी कि उसने रवि के साथ कैसा बर्ताव किया था। सर, क्या आप मुझसे अभी भी आज दिन वाली बात से नाराज हैं? गरिमा ने कहा। रवि ने उसकी बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना मुंह फिर से कार की खिड़की की तरफ कर लिया। सर, यहाँ पर एक कॉफी शॉप है, अगर आप कहे तो क्या हम वहां पर चलकर कॉफी पी सकते हैं? गरिमा ने कहा। अब आगे क्या होगा? क्या रवि जाएगा गरिमा के साथ कॉफी पीने? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH33 कॉफी शॉप। रवि और गरिमा दोनों होटल से निकल गए थे। रास्ते में गरिमा रवि से बात करने की कोशिश कर रही थी पर रवि उससे कोई बात करने के मूड में नहीं था। गरिमा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने रवि के साथ पानी पूरी वाले के पास जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। वो रवि माफी मांगना चाहती थी पर रवि उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। फिर गरिमा ने रवि को साथ कॉफी पीने के लिए चलने को कहा। रवि उसके साथ कॉफी नहीं पीना चाहता था पर गरिमा ने रवि की एक नहीं सुनी और कार को एक कॉफी शॉप के आगे रोक दिया। रवि अभी भी अपने उन्हीं गंदे कपड़ों में था। गरिमा को बहुत बुरा लगा रहा था कि रवि इतना अमीर है फिर भी वो ऐसे कपड़े क्यों पहन रहा था। गरिमा को पता था कि रवि अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था पर वो अच्छे कपड़े तो पहन सकता था। फिर रवि और गरिमा दोनों कॉफी शॉप में आ गए। वो कॉफी शॉप एक बहुत ही बड़ा कॉफी शॉप था। दिल्ली के बड़े बड़े लोग वहां कॉफी पीने के लिए आते थे। वहां पर बहुत से अमीर परिवार के लोग थे, कुछ कपल भी थी। वहां सब अमीर लोग ही आते थे। ऐसे में जब रवि अंदर आया तो सब उसको उसके कपड़ों को देख उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। रवि को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गरिमा को बहुत शर्म आ रही थी पर वो रवि का सच जानती थी। उसको पता था उसने भी रवि को उसके कपड़ों से गलत समझ लिया था। पर रवि तो इस पूरे देश का सबसे अमीर लड़का था। रवि चाहता तो यहाँ पर बैठे सभी लोगों को उनकी सात पुस्तों सहित खरीद लेता। इसके बाद रवि और गरिमा दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए। गरिमा ने 2 कॉफी ऑर्डर कर दी। रवि उससे अभी भी कोई बात नहीं कर रहा था। रवि तो बस अपनी सीट पर आराम से बैठा था। गरिमा रवि से बात करना चाहती थी पर रवि तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सर, वो आज वहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, गरिमा ने कहा। रवि ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांति से अपनी सीट पर बैठा था। गरिमा ने रवि से अब कोई बात नहीं की। वो अब रवि का मूड और खराब नहीं करना चाहती थी। रवि का गुस्सा शांत होने के बाद वो उससे बात करना चाहती थी। इतने वेटर कॉफी लेकर आ गया। रवि और गरिमा दोनों ने कॉफी पीना शुरू कर दी। रवि होटल से निकल और अब तक एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकला था। सर, आप पहले कहाँ रहते थे? मैंने आपको पहले कभी दिल्ली में नहीं देखा था, इसलिए पूछा, गरिमा ने कहा।
बेंगलुरु में रहता था, रवि ने कहा। अच्छा, गरिमा ने धीरे से कहा। वैसे अगर आप बुरा न मानो तो एक सवाल पूछ सकती हूँ, गरिमा ने पूछा। हाँ पूछो, रवि ने कहा। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, गरिमा ने पूछा। रवि उसका ये सवाल सुनकर हैरान हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि गरिमा उससे ये सवाल क्यों पूछ रही थी। नहीं, रवि ने कहा। रवि की बात सुना गरिमा बहुत खुशी गई पर अपनी खुशी की अपने चेहरे पर नहीं आना दिया। कुछ देर बाद रवि और गरिमा ने अपनी कॉफी खत्म की और जैसे ही गेट की तरफ बढ़े गरिमा अचानक रुक गई। वो गेट की ओर देखकर बहुत ही डरी हुई नजरों से देख रही थी। रवि जब गरिमा को ऐसे डरते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। आखिर गरिमा गेट की तरफ देख इतना डर क्यों गई थी? करण तुम यहाँ? गरिमा ने पूछा। रवि ने गरिमा की बात सुनकर रवि ने गेट की तरफ देखा तो पाया कि वहां एक जवान और खूबसूरत लड़का खड़ा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि गरिमा और उस लड़के का क्या रिश्ता है। तुम मेरे पीछा कर रहे थे करण? गरिमा ने कहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मुझे तो अपने एक दोस्त ने बताया कि तुम किसी लड़के साथ कॉफी पी रही हो, तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं कि वो लड़का कौन है, करण ने गुस्से से रवि को घूरते हुए कहा। करण तुम जैसा सोचा रहे हो वैसा कुछ नहीं है, रवि सच। गरिमा इससे आगे कुछ नहीं बोल पाए। वो रवि को सर कैसे बुला सकती थी। होटल में अंसारी ने गरिमा को बताया था कि रवि का राज राज ही रहना चाहिए। क्या गरिमा तुम कुछ कहने वाली थी ना? करण ने कहा। करण की बात गरिमा को डर लगने लगा। दरअसल करण उसका बॉयफ्रेंड था। करण दिल्ली के एक बड़े परिवार से आता था। वो जितना दिखने में सीधा था उतना ही खतरनाक भी। गरिमा को अब डर था कि कहीं करण रवि से गलत पंगा ना ले ले। वो रवि के बारे में जानती थी। उसे अब करण की चिंता हो रही थी कि अगर उसने गुस्से में रवि को कुछ कर दिया तो रवि पता नहीं करण के साथ क्या करेगा। वो इन दोनों के बीच में अपनी वजह से कोई भी इश्यू नहीं बनाना चाहती थी। गरिमा तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया, और वो भी इस फटीचे के लिए। करण ने ये कहकर रवि का कॉलर पकड़ लिया। बतख रवि को सब समझ आ गया था कि गरिमा और करण के बीच क्या रिश्ता है। वो अपनी वजह से इन दोनों के बीच कोई इश्यू नहीं बनाना चाहता था। देखो ब्रदर, मेरे और गरिमा के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचा रहे हो, रवि ने कहा। पर करण उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। तेरी हिम्मत कैसे हुई गरिमा के साथ बैठने की? तुझे पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? करण ने कहा। इधर गरिमा भी बहुत डर गई थी। जो वो नहीं चाहती थी वो ही हो रहा था। वो किसी तरह बस इन दोनों के बीच में बात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। उसे रवि से डर लग रहा था कि कहीं वो करण को कुछ कर न दे। अब आगे क्या होगा? क्या मोड़ लेगा रवि और करण के बीच का मामला? क्या रवि का सच सामने आ जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH34 करण से पंगा। रवि और गरिमा दोनों कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप आ गए थे। दोनों ने अपनी कॉफी खत्म की और जैसे ही वहां से निकलने लगे इतने में करण, जो गरिमा का बॉयफ्रेंड था, वो रवि और गरिमा के सामने आ गया। वो रवि को गरिमा के साथ आने के लिए धमकी दे रहा था। रवि उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जैसा करण सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। पर करण पर रवि की किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तूने गरिमा के साथ कॉफी पीने की हिम्मत भी कैसे की? तुझे पता भी है कि वो कौन है? करण सिंघानिया की गर्लफ्रेंड। और तुझे पता भी है कि को करण के साथ ऐसा करता है उसका क्या हाल होता है? करण ने इतना कहा और रवि को खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ से रवि दूर जाकर गिरा। कॉफी शॉप के सभी लोग अब रवि और करण को ही देख रहे थे। गरिमा की हालत अब खराब होने लगी। उसे डर लगने लगा। उसे करण पर दया आने लगी। उसे इस बात का भी डर था कि रवि को गुस्सा आ गया तो वो करण के साथ क्या करेगा। रवि को थप्पड़ लगने से मुंह से खून आने लगा। रवि को अब लगने लग कि करण सच में बहुत गुस्से वाला आदमी है। वो ऐसे नहीं समझ सकता। देखो करण, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी बिगड़े। मैंने पहले ही बोला था कि मैं और गरिमा यहाँ सिर्फ कॉफी पीने के लिए आए थे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, रवि ने कहा। चुप कर, मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुननी। तूने जो गलती की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, करण ने कहा। ये बोल उसने रवि की कॉलर पकड़ उससे जमीन से उठा लिया। अब गरिमा कुछ भी करके इस लड़ाई को खत्म करना चाहती थी। ये सब उसी की वजह से हुआ था। इधर करण ने फिर से रवि पर अपने हाथ उठाया पर इस बार रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। रवि ने उसका हाथ इतनी जोर ने मोड़ा था कि उसकी दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरा हाथ तोड़ दिया तूने, करण ने चिल्लाते हुए कहा। देखो करण, मेरी और तेरी को दुश्मनी नहीं है, और एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि गरिमा और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा जैसा तुम सोच रहे हो, इसलिए आगे से ऐसा कुछ करने से पहले सोच लेना, रवि ने करण ने कहा और वहां से जाने लगा। तुझे क्या लगता है कि तू बच गया? तू चाहे कहीं भी चला जा, मैं तुझे ढूंढ कर तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी, करण ने कहा। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है, कोशिश करके देख लेना, वैसे मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही हूँ, रवि ने इतना कहा और कॉफी शॉप से बाहर निकल गया। गरिमा ने करण को उठाने में मदद करनी चाहिए पर करण ने माना कर दिया। करण, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों इतनी से बात को इतना बड़ा कर रहे हो, गरिमा ने कहा। गरिमा को सच में करण के बहुत चिंता हो रही थी। अगर करण ने रवि के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रवि कितना बड़ा आदमी है, वो करण के साथ कुछ भी कर सकता था।
तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं, जिसने मेरी ये हालत की उसको मैं ऐसे ही जाने दूं? मेरी दिल्ली में क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि एक कल के आए लड़के ने करण का क्या हाल कर दिया है? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, उसे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, करण ने कहा और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। गरिमा अब और ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण को कैसे रोके। थोड़ी देर बाद गरिमा भी वहां से चली गई। इधर रवि वहां से निकलकर दिल्ली की होटल लिटिल हार्ट्स में आ गया। होटल इतना बड़ा तो नहीं था, पर रवि ने सोचा जब तक वो दिल्ली में है वो यहाँ रह सकता है। उसे नहीं पता था कि उसे और कितने दिनों तक दिल्ली में रुकना था। उसने सोचा तब तक वो इस होटल में आराम से रह सकता था। रवि होटल के अंदर आ गया। वो रिसेप्शन पर गया और होटल में एक रूम बुक करने को कहा। रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी तरफ एक अजीब नजरों से देखने लगी। रवि समझ गया था कि वो लड़की क्या सोच रही थी। रवि को उसके इस रिएक्शन की ही उम्मीद थी। सर, आप कौन सा तुम बुक करना चाहेंगे, ऑर्डिनरी या स्पेशल? उस लड़की ने कहा। रवि उस लड़की की बात सुन कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद रवि ने कहा, स्पेशल वाला ही बुक कर दो। रवि की बात सुन वो लड़की हैरान हो गई। रवि के कपड़ों को देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो स्पेशल रूम अफोर्ड भी कर पाएगा। रवि उस लड़की के चेहरे से समझ गया कि वो क्या सोच रही थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? रवि ने कहा। सर, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ के स्पेशल रूम को शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुन रवि हैरान रह गया। वो ऐसे कैसे कह सकती थी कि वो रूम अफोर्ड नहीं कर सकता? और आपको ऐसा क्यों लगाता है? रवि ने कहा। रवि की बात सुन वो लड़की भी थोड़ी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रवि को कैसे बताए। सर, बात यह है कि यहाँ के स्पेशल रूम के 1 नाइट स्टे का चार्ज 3000 है और मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना पैसा होगा भी, उस लड़की ने कहा। रवि ने उसकी लड़की की बात सुन कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। रवि के चेहरे को देख वो लड़की कुछ समझ नहीं पाई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हो सकते? रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर वो लड़की पहले तो डर गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। रवि को उसकी ये हंसी के पीछे का कारण कुछ समझ नहीं आया। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा अब रवि उस होटल में रूम लेने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH35 होटल रूम। रवि कॉफी शॉप से करण के मैटर को सॉल्व करके होटल लिटिल हार्ट्स में आ गया था। वो वहां पर अपने लिए एक रूम बुक कराना चाहता था। जब रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने रवि से कौन सा रूम बुक करे पूछा तो रवि ने स्पेशल रूम के बारे बताया। ये सुन वो लड़की पहले तो शॉक हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। रवि को उसकी हंसी कुछ समझ नहीं आई। तेरी हालत तो देख, तुझे लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मुझे तेरे जैसे गरीबों के पहचान नहीं है? तेरी तो एक सस्ते से होटल में रूम लेने की भी औकात नहीं है और बड़ा आया इस होटल में स्पेशल रूम बुक करने वाला, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुन रवि को बहुत गुस्सा आया। वो अचानक से सर से तू कहने लगी। उस लड़की ने ये बात बहुत जोर से कही थी। वहां पर खड़े सभी लोगों ने उस लड़की की बात सुनी थी। वो अब आपस में बातें बनाने लगे। देखो तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे लोग भी आ जाते हैं इस होटल में रूम बुक करने, और वो भी स्पेशल वाला, एक महिला ने कहा जो वही खड़ी थी। और नहीं तो क्या, ना शर्म है ना लिहाज। चले आते हैं मुंह उठाकर कहीं भी, एक और महिला ने कहा। ये होटल इतनी भी छोटी नहीं है कि ऐसे लोग इस होटल में आ जाए, एक और महिला ने कहा। सब लोग रवि को देखकर बातें बना रहे थे। वो रवि को बहुत बुरा भला कह रहे थे। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ चोरी करने के लिए आया है, एक आदमी ने कहा। उस आदमी की बात सुन रवि शॉक हो गया। भला कोई भी आदमी बिना कुछ भी सोचे कुछ भी बोल सकता है क्या? रवि को इस बात की तो उम्मीद नहीं थी। हाँ, हो सकता है कहीं ये रात को यहाँ पर रहकर हमारे गहने तो चोरी नहीं करेगा, एक महिला ने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इसको बाहर निकालो अभी, एक और महिला ने डरते हुए कहा। रवि को उन सब की बातें अब अजीब लगने लगी। कोई बोली किसी भी बात को ऐसे ही सच कैसे मान सकता था? किसने भी रवि की बात सुन बिना ही उसे चोर बता दिया था? इतना शोर सुनकर वहां पर होटल मैनेजर भी आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैनेजर ने पूछा। सर, ये चोर हमारे होटल में घुस गया था, उस लड़की ने कहा और अब तक हुए सारी बात बता दी। इसके बाद मैनेजर रवि के पास गया और बोला, सर क्या आप यहाँ रूम लेने के लिए ही आए हैं? और मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ रूम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ से जा सकते हो। मैनेजर के ये बात सुन अब रवि ने अपना आपा खो दिया। एक तो उस होटल के सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे बिना कोई बात के चोर कह रहे थे, और होटल मैनेजर उसको सपोर्ट न करके उसे ही वहां से जाने के लिए बोल रहा था। रवि को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता था। इस होटल का मालिक कौन है? मुझे उनसे बात करनी है अभी, रवि ने कहा। रवि की बात सुन वहां खड़े सभी लोगों सहित मैनेजर भी हंसने लगा। मैनेजर तो ऐसे हंस रहा था मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया था। उसको रवि पर हंसी और दया दोनों आ रही थी। उसको रवि पागल लग रहा था। तुमने क्या कहा? अभी तुझे होटल के मालिक से मिलना है? तेरी इतनी औकात ही नहीं है कि तू इस होटल के मालिक का नाम भी जान सके, और तुझे लगता है तुझसे हमारे मालिक बात करे? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, उस मैनेजर ने कहा। इतना कहने के बाद वो फिर से हंसने लगे। रवि का गुस्सा इस बात से और बढ़ गया।
उसने अपना हाथ अपने जेब में डाल और अपना प्रीमियम डेबिट कार्ड निकाल के टेबल पर जोर से दे मारा। रवि ने टेबल उतना जोर से मारा था कि टेबल का कांच ही टूट गया। पर उस कार्ड कुछ नहीं हुआ। जब मैनेजर ने उस कार्ड को देखा तो देखता ही रह गया। हालांकि उस कार्ड पर सिर्फ रवि का नाम लिखा था, उसके आगे कुछ नहीं लिखा था। इससे किसको भी पता नहीं चल पाएगा कि वो रवि अग्निहोत्री परिवार का वारिस है। पर मैनेजर ने उस कार्ड को देखा तो वो समझ गया कि रवि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मैनेजर ने इससे पहले ऐसा कार्ड सिर्फ एक बार ही देखा था। वो कार्ड बहुत अमीर लोग ही रखते थे। रवि का कार्ड जिस बैंक का था वो देश का एक बहुत बड़ा बैंक था। उसमें सिर्फ अमीर लोग ही अपना अकाउंट ओपन करा सकते थे। उनमें से ही कुछ लोगों को ही ये कार्ड मिलता था। वो कार्ड एकदम ब्लैक प्लेन कार्ड था। उस पर सिर्फ रवि के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। सबको वो कोई डेबिट कार्ड नहीं लग रहा था। मैनेजर के अलावा सबकी नजर में वो कोई डेबिट कार्ड नहीं था। पर मैनेजर को सब पता था, ऐसा कार्ड सिर्फ खास लोगों के पास ही होता है। अबे ओ भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत के किसी कूड़े से लाए एक कार्ड को तू यहाँ रखकर हमारा होटल का कांच तोड़ोगे? तूने इस होटल को समझ क्या रखा है? तेरे बाप घर है क्या? इसके पैसे कौन? रिसेप्शन वाली लड़की इससे आगे कुछ बोल पाती, मैनेजर ने उसको खींच के थप्पड़ लगा दिया। तुम में किसी से बात करने की तमीज नहीं है? सर से ऐसे कौन बात करता है? सर से अभी माफी मांगी वरना अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा। मैनेजर की बात सुन वो लड़की डर गई। पर उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजर के भाव अचानक इतने लिए बदल गए। क्या वो उस कार्ड का असर था? वो लड़की इतना तो समझ गई थी कि मैनेजर ने जो कुछ भी किया कुछ तो सोचकर ही किया होगा। देख क्या रही हो? माफी मांगी सर से, मैनेजर ने गुस्से से उस लड़की को घूरते हुए कहा। इतने में वो लड़की खड़ी हुई और रवि के सामने झुककर खड़ी हो गई और बोली, सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती ही गई, मुझे नहीं। वो लड़की इससे आगे कुछ बोला पाती रवि ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। मुझे तुम्हारी माफी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इस होटल के मालिक से बात करनी है, रवि ने कहा। रवि की बात सुन मैनेजर के सिर पर पसीने आने लगे। अब आगे क्या होगा? क्या रवि होटल के मालिक से बात कर पाएगा? क्या होगा जब रवि और होटल के मालिक की बात होगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH36 कौन था होटल का मालिक? रवि जब होटल में कमरा बुक करवाने के लिए आया तो सब लोग उसे वहां के लोग और मैनेजर चोर कहने लगे। वो सभी रवि को होटल से बाहर करने के बात करने लगे। इससे रवि को गुस्सा आ गया। उसने अपना डेबिट कार्ड निकाला और कांच के टेबल पर दे मारा। इससे वो कांच का टेबल टूट गया। जब उस मैनेजर ने वो कार्ड देखा तो वो समझ गया कि रवि कोई बहुत बड़ा आदमी है। मुझे तुम्हारी माफी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे मालिक से बात करनी है, रवि ने कहा। जब वो रिसेप्शन वाली लड़की उससे माफी मांग रही थी। जब होटल के मैनेजर ने देखा कि रवि बार बार होटल के मालिक से मिलने की जिद कर रहा था तो वो डर गया। सर ऐसा मत करो, अगर इस होटल के मालिक को पता चल गया कि हमने आपके साथ क्या किया है तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज सर हम ये मैटर आपस में हैंडल कर लेते हैं ना, मैनेजर ने रवि से कहा। रवि इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो किसकी बात नहीं सुनना चाहता था। उसको बिना कुछ पूछे ही चोर बता दिया गया। ये रवि के लिए असहनीय था। वो किसकी भी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो बस होटल के मालिक से बात करना चाहता था। मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है और नौकरी से निकालने वाली बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, जब तुम सब लोगों ने बिना कुछ जाने मुझे चोर बोल दिया था। मुझे तुम्हारे मालिक से बात करनी है अभी, रवि में कहा। रवि की बात सुन मैनेजर और डर गया। उसे रवि का गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे लगा अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब तक वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी थी, पर रवि का ध्यान उन सब पर नहीं गया। वो इस वक्त गुस्से में था। किसको अगर बिना कुछ जाने चोर बोला जाए तो गुस्सा आना लाजमी है। ठीक है सर, मैं आपको मलिक से बात करवाता हूँ, मैनेजर ने इतना कहा और अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर रिंग के बाद सामने से किसी ने फोन उठाया। हेलो, क्या हुआ अशोक? सामने से किसी ने कहा। मैनेजर का नाम अशोक था। सर एक कस्टमर आपसे बात करना चाहते हैं, मैनेजर ने कहा। क्या तुम्हें पता है ना कि मैंने तुझे पहले ही बताया था कि किसी छोटे मोटे मैटर के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास इस होटल के लिए इतना टाइम नहीं है कि कस्टमर को हैंडल करूं। तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, सामने से फोन पर होटल मालिक ने कहा। सर इट्स एन इमरजेंसी, अशोक ने कहा। अशोक के इतना कहते ही होटल मालिक फोन काटते काटते रुक गया। अशोक ने उसको कभी भी ऐसी बातों के लिए फोन नहीं किया था। हो ना हो कोई तो बात थी जिस कारण उसने फोन किया था। क्या प्रॉब्लम है? मैनेजर ने कहा। क्या प्रॉब्लम हो गई? सामने से कहा। सर वो अशोक कुछ बोल पता रवि ने उससे फोन ले लिया। आप इस होटल के मालिक हैं? रवि ने कहा। हाँ क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम है? सामने से जवाब आया। फोन पर मैनेजर की आवाज ना सुनकर किसी और की आवाज सुन होटल मालिक ने अपने तेवर बदल लिए। रवि की वो आवाज जानी पहचानी लगी। उसे लगा कि उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी थी, पर वो पहचान नहीं पाया। आपके होटल की ऐसी घटिया सर्विस है, मुझे नहीं पता था। आपके मैनेजर और बाकी लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। आपको पता भी ही इन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, रवि ने कहा और अब तक की सारी बात बताई। कैसे उसे चोर बोला गया। जब सामने से उस आदमी ने रवि की आवाज सुनी तो उसे लगा शायद वो रवि को जानता था। रवि को भी ऐसा ही लगा था। सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसने कहा। रवि क्यों, कोई प्रॉब्लम है? रवि ने कहा।
जैसे ही सामने वाले आदमी ने रवि का नाम सुना वो हैरान हो गया। सर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी होटल में रहने के लिए गए हुए हो, अगर पता होता तो ऐसी गलती नहीं होती, उसने कहा। अब रवि ने उस आवाज को पहचान लिया था। वो अंसारी ही था। रवि ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो हंस पड़ा। उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। रवि का उतना बदलता रूप देख मैनेजर भी हैरान हो गया। अंसारी जी तो ये होटल आपका है, मुझे नहीं पता था कि आप साइड बिजनेस भी करते हैं। खैर कोई बात नहीं, रवि ने कहा। जब मैनेजर, उस लड़की और बाकी सब लोगों ने देखा कि रवि अंसारी को जानता भी है, सबके सब हैरान रह गए। सबके लिए ये बात बड़ी शॉकिंग थी। अब उन सबको डर भी लगने लगा। उन्हें लगा कि अगर रवि अंसारी को जानता है तो जरूर उन्हें सजा देगा। अंसारी दिल्ली का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर रवि उनको जानता है इसका मतलब वो भी बड़ा आदमी ही होगा। और उन्होंने रवि को चोर तक बोल दिया था। अब सबके सब डरने लगे। उनके हाथ पांव कांपने लगे। उन्हें लगा कि इसकी सजा बहुत ही बड़ी होगी। सर ऐसी बात नहीं है, आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत किसने की? उसको शायद अपनी जान प्यारी नहीं, अंसारी ने कहा। नहीं अंसारी जी अब रहने भी दो, अगर ये आपकी ही होटल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रवि ने कहा। जब रवि ने इतना कहा तो वहां खड़े सब लोगों की जान में जान आई। उन्हें लगा शायद रवि ने उनको माफ कर दिया है। नहीं सर, इस बात की इतना हल्के में नहीं ले सकता, और अगर उन्होंने फिर कभी किसी के साथ ऐसा किया तो, अंसारी ने कहा। ठीक है अंसारी जी, जैसी आपकी मर्जी, ये बोल रवि ने फोन अशोक की तरफ कर दिया। जब अशोक ने देखा कि अंसारी उससे बात करना चाहता है तो वो बहुत ही डर गया। उसने डरते डरते रवि से फोन ले लिया। अब आगे क्या होगा, क्या सजा देगा अंसारी उन लोगों को, जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH37 आलोक का फोन। रवि ने जब होटल मालिक से बात करवाने के लिए कहा तो मैनेजर ने रवि को होटल के मालिक से बात करवाने के लिए उसको फोन लगाया। रवि को पता चला कि वो अंसारी का ही होटल था, इसलिए रवि का गुस्सा शांत हो गया। उसे अब होटल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अंसारी नहीं माना। वो होटल मैनेजर को सजा देना चाहता था। रवि ने अब फोन मैनेजर को दिया। अशोक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें और उस लड़की को तुरंत नौकरी से निकला जाता है, अंसारी ने मैनेजर से कहा। सर प्लीज ऐसा मत करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकलो, मेरे पास इसके अलावा कोई और नौकरी भी नहीं है। प्लीज सर ऐसा मत करो, अशोक ने कहा। ये बात तुम्हें सर को ऑफेंड करने से पहले सोचनी थी कि तुमने जिस आदमी को ऑफेंड किया है उसके बाद माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी सिर्फ सजा मिलती। ऐसा समझी तुमने मेरे बॉस को ही ऑफेंड किया है, इसकी सिर्फ सजा है, अंसारी ने कहा। जब मैनेजर ने ये सुना कि रवि अंसारी के लिए बॉस जैसा है तो बहुत डर गया। अंसारी इतना खतरनाक आदमी है, इसका मतलब रवि कितना खतरनाक आदमी होगा। ये सोचकर ही उसे डर लगने लगा। अब वो जो सजा दी जा रही थी उसको लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ओके सर, जैसा आप कहें, अशोक ने कहा। और एक बात, सर को विप रूम दो, और हाँ, उनको और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कल तक तुम ही इस होटल को संभालोगे, अंसारी ने कहा। जी सर, इतना बोल अशोक ने रवि को फोन पकड़ा दिया। सर मुझे एक बार फिर से माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप मेरी होटल में रूम लेने वाले हो। मुझे पता होता तो मैं पहले से ही आपको अटेंड करने के लिए आ जाता, अंसारी ने कहा। नहीं अंसारी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी एक रिक्वेस्ट स्वीकार कर लो, रवि ने कहा। सर ऐसा मत कहो, आप रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर करो, अंसारी ने कहा। आप मैनेजर को और इस लड़की को माफ कर दो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें नौकरी से मत निकलो, रवि ने कहा। रवि की बात सुन वो लड़की और मैनेजर खुश हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रवि उन्हें माफ कर देगा। शायद उन्होंने रवि को मिस जज कर लिया था। रवि ने बस गुस्से में ये सब किया था। रवि का कोई इरादा नहीं था उन दोनों को नौकरी से निकलने का। रवि की तो बस उस चोर वाली बात पर गुस्सा आ गया। लेकिन सर, अंसारी कुछ कहता उससे पहले रवि ने कहा। अंसारी जी मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो, मैंने इनको माफ कर दिया, आप भी कर दो। ठीक है सर, जैसा आप कहे, अंसारी ने कहा। जैसे ही अंसारी ने ये कहा, मैनेजर और वो लड़की बहुत खुश हो गए। सर एक फिर हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ ऐसा किया, मैनेजर और उस लड़की ने रवि के सामने माफी मांगते हुए कहा। इट्स ओके, बस एक बात का ध्यान रखना, आज जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बारे में किसको भी पता ना चले, खास करके ये कि मैं अंसारी जी को जानता हूँ, रवि ने कहा। ओके सर, ऐसा ही होगा। सर आपके लिए विप रूम अलॉट करने के लिए सर ने कहा था, मैं आपका सामान रखवा देता हूँ, मैनेजर ने कहा। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई सामान नहीं, मुझे अपना रूम नंबर और चाबी दे दो, रवि ने कहा। सर ये लीजिए चाबी और आपका रूम नंबर 122 है, मैनेजर ने रवि को चाबी देते हुए कहा। रवि ने चाबी ली और रूम की तरफ निकल गया। रवि बहुत थक गया था। रूम में जाते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह रवि की नींद फोन के रिंग के साथ खुल गई। रवि ने देखा कि आलोक का फोन था। रवि ने सोचा कि आलोक ने इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया था। हाँ आलोक, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया, कोई काम था क्या, रवि ने कहा। क्या मैं आपको बिना काम के फोन नहीं कर सकता क्या भैया, आलोक ने रवि की फिरकी लेते हुए कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है, बिना काम के तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, जरूर कोई ना कोई काम है, रवि ने कहा।
अच्छा, आप इतने यकीन से कह रहे हो तो ठीक है, दरअसल अब आपको 2 महीने के लिए दिल्ली में ही रहना होगा, आलोक ने कहा। ये सुन रवि अचानक अपने बेड से उठ गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मुझे 2 महीने के लिए दिल्ली रहना होगा, रवि ने कहा। दरअसल बात यह है कि जिम कंपनी के सीईओ अभी दिल्ली में ही है। पिताजी ने कहा है कि आपको उनसे मिलना होगा और वो अगले महीने हमारी कंपनी के साथ एक सौदा करने वाले हैं। लेकिन वो सौदा वो दिल्ली में ही करेंगे और पापा का कहना है कि आपको वो सौदा करना होगा, इसलिए अगले 2 महीने तक आपको वही रहना होगा और दिल्ली में जिम कंपनी के सौदे को सुचारू रूप से चलाना है। ये सौदा हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए पापा ने ये काम आपको सौंपा है, आलोक ने रवि को पूरी बात बताई। रवि आलोक की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। भला उसके पापा इतनी बड़ी डील उससे ही क्यों करवाना चाहते थे। रवि को अभी तक बिजनेस का इतना नॉलेज भी नहीं था। लेकिन आलोक, मैं कैसे कर सकता हूँ, पापा को कहो कि किसी और को काम के लिए कहे, मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है, रवि ने कहा। भैया अब कुछ नहीं हो सकता, आप तो जानते हैं, पापा ने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, आलोक ने कहा। लेकिन मेरा कॉलेज, रवि ने कहा। भैया उसकी टेंशन मत लो, पापा ने आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया है, आलोक ने कहा। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी, रवि के कहा। रवि बहुत हैरान था, उसको बिना बताए इतना सब कुछ हो गया था। पर रवि के पास अब कोई चारा नहीं था, उसको उसके पापा की बात माननी ही थी। ठीक है आलोक, मैं सब संभाल लूंगा, रवि ने कहा। मुझे पता था आप कर लोगे, आलोक ने कहा। इसके बाद आलोक ने फोन रख दिया। रवि को सबसे पहले कॉलेज जाना था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी देखना चाहता था। रवि ने स्नान किया और अपने लिए नाश्ता मंगवा लिया। रवि ने नाश्ता किया और ऑटो लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया। अब आगे क्या होगा रवि के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या होगा रवि का आगे का सफर दिल्ली में, जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH38 दिल्ली यूनिवर्सिटी। रवि को आलोक का फोन आया और उसने बताया कि रवि को दिल्ली में है रहना होगा और उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया गया है। रवि अब तैयार होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसमें सिर्फ अच्छे मार्क्स वाले लोग ही पढ़ सकते थे, लेकिन कुछ पैसे वाले लोग भी रिश्वत से पढ़ते थे। हालांकि रवि ऐसा नहीं था, वो शुरुआत से ही पढ़ने वाला लड़का था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पापा ने किस बेसिस पर उसका एडमिशन इस कॉलेज में करवाया था। उसे डर था कि कहीं उसके पापा ने उसकी असली पहचान तो कॉलेज मैनेजमेंट को तो नहीं बता दी। रवि कॉलेज के अंदर दाखिल हो गया, वो सीधा कॉलेज के मैनेजमेंट रूम की तरफ चला गया। रवि जब रूम में पहुंचा तो देखा कि रूम में एक आदमी और कुछ कर्मचारी कर रहे थे। रवि को लगा कि शायद उसके पापा ने रवि के बारे में सबको बता दिया है। वो उस आदमी के पास गया जिसके टेबल पर लिखा था मैनेजमेंट चीफ। सर, मेरा नाम रवि है, मैंने कल ही ये एडमिशन लिया है, क्या आप मुझे अपना हॉस्टल और क्लासरूम का कार्ड अलॉट कर सकते हैं, रवि ने कहा। रवि को लगा कि शायद वो रवि का नाम सुनकर अलग ही बिहेव करेगा, पर इसका उल्टा उस आदमी ने रवि को इग्नोर कर दिया। रवि सब समझ गया कि उसके पापा ने उसकी पहचान के बारे में किसको नहीं बताया। वो बहुत खुश ही गया। क्या नाम बताया तुमने अपना, उस आदमी ने अपनी टेबल पर पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स को पलटते हुए कहा। जी रवि ने कहा। रवि, ये लो तुम्हारा एडमिशन लेटर, यह अपने सिग्नेचर कर दो, उस आदमी ने कागज की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा। रवि ने वो कागज लिया और उस पर अपने साइन कर दिए। देखो, तुम बहुत होशियार स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हारा एडमिशन स्कॉलरशिप पर हुआ है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम कॉलेज के फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल करो, उस आदमी ने कहा। रवि ये सुन हैरान रह गया। उसके पापा ने उसका एडमिशन स्कॉलरशिप से करवाया था, पर वो अपने पापा के इस कदम से खुश भी था कि उसके पापा ने उसकी असली पहचान को छिपा कर रखा। ये लो तुम्हारा कॉलेज का कार्ड और ये ले जाकर हॉस्टल वार्डन को दे देना, तुम्हें तुम्हारा हॉस्टल का रूम मिल जाएगा, उस आदमी ने रवि को एक कार्ड और एक लेटर देते हुए कहा। रवि ने वो कार्ड और वो लेटर लिया और उस रूम से बाहर आ गया। रवि सबसे पहले अपने हॉस्टल रूम जाना चाहता था, पर उसने सोचा कि पहले क्लास में जाकर आया जाए। रवि कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। बेंगलुरु के कॉलेज में उसने सेकेंड ईयर पूरी नहीं की थी, इसलिए उसे सेकेंड ईयर में ही मिड सेशन में एडमिशन मिला था। ये सब उसके स्कॉलरशिप का कारण हुआ था। रवि ने वहां पर खड़े एक चपरासी से सेकेंड ईयर के क्लास के बारे में पूछा। चपरासी ने रवि को क्लास के बारे में बता दिया। रवि थोड़ी देर बाद ही क्लासरूम के सामने आ गया। क्लासरूम एक बहुत बड़ा हॉल था। रवि देखा कि क्लास में बहुत से स्टूडेंट थे। इतने स्टूडेंट उसकी पुरानी वाली कॉलेज में भी नहीं थे। रवि अब थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना नर्वस क्यों हो रहा था। सर, मे आई कम इन, रवि ने क्लास में पढ़ा रहे टीचर से कहा। जैसे ही रवि ने इतना कहा, पूरी क्लास रवि के तरफ देखने लगी। रवि ने जब सबकी निगाहें अपनी ओर देखी तो वो तो बहुत घबरा गया। सब उसे ही देख रहे थे। येस कम इन, टीचर ने कहा। टीचर ने इतना कहा ही था कि रवि अंदर आ गया। वो टीचर के पास गया और अपना कार्ड टीचर को दिखाया। न्यू एडमिशन है, टीचर ने कहा। रवि ने अपना सिर हाँ में हिलाया। बच्चों, ये हमारे क्लास के नए स्टूडेंट है, नाम है रवि, टीचर ने कार्ड पर रवि का नाम देखते हुए कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा और सीधा जाकर पीछे के सीट जी खाली थी उस पर जाकर बैठ गया। रवि ने नॉर्मल से कपड़े और नॉर्मल से शूज पहन रखे थे। अभी भी सभी लोग रवि को ही घूर रहे थे।
सबको अपनी ओर घूरते देख रवि अनकंफर्टेबल फील करने लगा। सब लोगों का ध्यान रवि से तब हटा जब टीचर ने आवाज लगाकर सबका ध्यान बोर्ड के तरफ किया। कुछ ही देर में कॉलेज का मिड डे ब्रेक हो गया। रवि अपनी सीट से खड़ा हुआ और क्लास से बाहर जाने लगा, तभी कुछ लड़के रवि के पास आ गए। देखने से लग रहा था कि वो सभी लड़के बहुत अमीर परिवार से थे। हेलो रवि, मेरा नाम है अविनाश, उस लड़के ने कहा जो दिखने में उस ग्रुप का लीडर लग रहा था। हेलो, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ इसलिए कि तुम न्यू स्टूडेंट हो, तुम्हें बता रहा हूं कि इस क्लास में सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो होते हैं, तो जरा संभल कर रहना कि कहीं कोई उल्टा सीधा काम किया तो तुम्हारी तो खैर नहीं, और हाँ, यहाँ के लड़कियों पर नजर मत डालना। ये बोलकर वो सब लोग हंसने लगे। रवि को उनकी बात सुन कुछ अजीब नहीं लगा। जब वो अपनी पुरानी कॉलेज में था तब भी ऐसे ही लड़के उसे परेशान करते थे। रवि तब उन सबको इग्नोर करता था। अब भी उसने इनको इग्नोर करना सही समझा। रवि ने हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाए और वहां से चला गया। भाई, आपको क्या लगता है कि हमें इस लड़के से दोस्ती रखनी चाहिए? ये हमारे काम आ सकता है, एक लड़के ने जिसका नाम प्रियांक था उसने अविनाश से कहा। नहीं, ये लड़का हमारे किसी काम नहीं है, इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने देखा नहीं कि इसमें कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और तो और इसके हाथ में एक घड़ी तक नहीं है। कॉलेज आते वक्त मैंने देखा था, ये ऑटो में आया था, इसलिए मुझे नहीं लगता ये हमारे इस ग्रुप में सही बैठेगा, अविनाश ने कहा। दरअसल वो ग्रुप क्लास के अमीर लड़कों का था। वो सभी लड़के अपनी अमीरी का रोब सभी लड़कों पर जमाते थे। वो अपने ग्रुप में उन्हीं लड़कों को रखते थे जो बहुत अमीर बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन रवि के कपड़ों और बाकी सब चीजों से उन्होंने उसे पहले ही एक गरीब स्टूडेंट मान लिया था। वो अब रवि को अपने ऑर्डर पर चलाने के बारे में ही सोच रहे थे। पर भाई, वो मिड सेशन में कॉलेज में आया है और ऐसा तो कोई अच्छे बैकग्राउंड वाला ही कर सकता है, एक और लड़के ने कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता, हो सकता है वो स्कॉलरशिप से यहाँ आया हो, अविनाश ने कहा। सब लड़कों में अविनाश के बात से अग्री किया। रवि वहां से निकलकर कॉलेज के प्लेग्राउंड में आ गया। वो वहां पर इधर उधर घूम रहा था और लड़कों को खेलते हुए देख रहा था। कुछ लड़के फुटबॉल तो कुछ क्रिकेट और अलग अलग गेम्स खेल रहे थे। रवि का अभी खेलने का कोई मन नहीं था। वो बस वहीं पर एक बेंच पर जाकर बैठ गया और फुटबॉल का मैच देखने लगा। तभी उस फुटबॉल टीम में से एक लड़का रवि के पास आया और बोला, ब्रो, क्या तुम हमारे साथ फुटबॉल का एक मैच करोगे? नहीं यार, अभी मन नहीं है, तुम खेलो, रवि ने कहा। वो लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उस सामने वाली टीम के एक लड़के ने कहा, क्यों बोल रहा है उसको, वो नहीं खेल पाएगा फुटबॉल हमारे साथ, उसने कब खेली हो फुटबॉल जो अब हमारे साथ खेलेगा? जिन लड़के ने ये बात कही थी वो अविनाश था। वो और उसकी टीम उस कॉलेज की सबसे अच्छी फुटबॉल की टीम थी। आज तक कोई भी उनको फुटबॉल के मैच में नहीं हरा पाया था। अब क्या होगा आगे? क्या रवि फुटबॉल का मैच खेलेगा? क्या वो अविनाश और उसकी टीम को हरा पाएगा? आगे क्या क्या होगा रवि के साथ इस कॉलेज में, जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH39 फुटबॉल मैच। रवि कॉलेज के मिड डे ब्रेक में कॉलेज के प्लेग्राउंड में आकर बैठ गया। तभी वहां उसे अविनाश ने फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज किया। रवि का मैच खेलने का कोई मन नहीं था, पर अविनाश उसे बार बार उकसा रहा था। रवि ने सोचा कि कॉलेज में आते ही उसे किसी से कोई बहस नहीं करना, इसलिए उसने अविनाश की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चलो ना यार, देखो ना, हमारी टीम में एक प्लेयर भी कम है, अगर तुम आज जाते हो तो बराबर का होगा, उस लड़के ने कहा जो रवि के पास आया था उसे मैच खेलने के लिए मनाने के लिए। उसका नाम गौरव था। वो कॉलेज का एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था पर दिल का बहुत अच्छा था। वो दिखने में बहुत ही मासूम लगता था। वो अविनाश के सामने वाली टीम से खेलता था। उसकी टीम आज तक अविनाश की टीम से एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। जब रवि वहां आया तो उसे लगा कि वो उनकी शायद मैच जिताने में मदद कर दे। लेकिन जब अविनाश के इतना कहने पर भी रवि नहीं माना तो वो रवि से रिक्वेस्ट करने लगा। रवि उसकी मासूमियत भरी बातों से पिघल गया और अविनाश की टीम के सामने मैच के लिए मान गया। जब अविनाश और उसकी टीम ने रवि को उनके विरुद्ध खेलते देखा तो सबने प्लान बना लिया कि आज रवि और उसकी पूरी टीम को अच्छे से हराएंगे। उन्होंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं है रवि को उनके नीचे रखने का। वो रवि पर अभी से ही अपने ऑर्डर चलना चाहते थे। अविनाश और उसका ग्रुप ऐसा ही था, जब भी कोई ने स्टूडेंट कॉलेज में आता तो वो पहले उसका स्टेट्स देखते थे। अगर वो अच्छे परिवार से आते थे तो उनको अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करते थे, और अगर वो किसी गरीब परिवार से आते थे तो उनको अपने अंडर रखने के लिए मजबूर करते थे ताकि बाद में उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। आज वही वो सब रवि के साथ करना चाहते थे। वो रवि और उसकी टीम को बुरी तरह हराकर उसकी बेइज्जती करके उसको अपने ऑर्डर फॉलो करने और उसको डराना चाहते थे। उन्हें भी लगा कि रवि भी बाकी लड़कों की तरह फुटबॉल अच्छा नहीं खेलता है, वो रवि को आसानी से हरा सकते हैं। इससे बड़ी रवि के लिए इंसल्ट क्या ही होगी। रवि अब ग्राउंड में आ गया। एक तरफ रवि की टीम में इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ अविनाश की टीम में बहुत ने अच्छे प्लेयर्स थे, इसलिए वो हमेशा ही गौरव की टीम को हरा देते थे। अब मैच स्टार्ट हो गया था। रवि और अविनाश की टीम आमने सामने थी। रवि ने सोचा कि उसे अपनी टीम की खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना होगा, तभी वो मैच जीत सकता था। जब मैच स्टार्ट हुआ तो रवि की टीम काफी पीछे चल रही थी। रवि अपने टीम के प्लेयर्स को साथ लेकर चलने के चक्कर में अपने गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। अविनाश ने देखा जब रवि अच्छा नहीं खेल रहा तो उसे भी लगा कि रवि भी फुटबॉल में कमजोर है।
वो उसकी टीम को लगा वो आराम से रवि और उसकी टीम को हरा देंगे। रवि ने जब देखा कि उसकी टीम अच्छी नहीं खेल रही तो उसे लगा कि अगर उसने अपने गेम पर ध्यान न देकर अपने प्लेयर्स पर ध्यान दिया तो पक्का वो मैच हार जाएगा। रवि नहीं चाहता था कि वो मैच हारे। वो कॉलेज में आकर अच्छे दोस्त बनाना चाहता था। उसे लगा अगर उसने ये मैच जीत लिया तो उसके दोस्त बन सकते हैं। रवि की टीम मैच के पहले हाफ में 3 गोल से पीछे थी। रवि की टीम को जीतने के लिए दूसरे हाफ में कम से कम 4 गोल करने थे और ये भी ध्यान रखना था कि अविनाश की टीम एक भी गोल न मार पाए। फर्स्ट हाफ के ब्रेक के बाद रवि अपनी टीम के खिलाड़ियों के पास आ गया। वो अब दूसरे हाफ की रणनीति बनाना चाहता था। गौरव, तुम्हें और सबको अब ये ध्यान रखना होगा कि अविनाश की टीम के 2 ज्यादा खिलाड़ी बॉल के पास न आ पाए। और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी खिलाड़ी बॉल को टच नहीं करेगा। सभी खिलाड़ी अविनाश और उसके प्लेयर्स को मेरे और बॉल से दूर रखने का काम करेंगे। और 3 खिलाड़ी नेट के पास रहेंगे, रवि ने सबको समझाते हुए कहा। रवि की बात सुन गौरव सहित सारे प्लेयर्स हैरान रह गए। रवि ये क्या बोल रहा था, किसी भी प्लेयर को बॉल को छूना नहीं था तो वो कैसे जीत सकते थे, और रवि अकेला कर ही क्या सकता था। सभी खिलाड़ियों को रवि की बात सुन सही नहीं लगा। कोई भी रवि की बात से सहमत नहीं था। मैं रवि की बात से सहमत हूँ, गौरव ने कहा। गौरव की बात सुन सभी प्लेयर्स हैरान रह गए। आखिर वो रवि के बात से सहमत कैसे था। अगर वो रवि के कहे अनुसार खेलते तो उनकी हार पक्की थी। तुम सब के पास कोई और तरीका है जीतने का। अगर रवि कह रहे हैं तो उसका कोई प्लान ही होगा। हमारे पास रवि की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं है और आज तक हम कभी हमारे तरीके से एक भी मैच जीते हैं, इसलिए आज रवि के प्लान के अनुसार खेलते हैं, क्या पता जीत जाए, गौरव ने बाकी प्लेयर्स से कहा। गौरव की बात सुन सभी प्लेयर्स उसकी बात से एग्री करने लगे। अगर वो रवि के तरीके से मैच जीत जाते हैं तो इसमें की हर्ज नहीं है। अगर हार भी जाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। जब रवि ने देखा कि गौरव उस पर भरोसा करता है तो उसे बहुत अच्छा लगा। रवि को लगा कि गौरव उसके लिए अच्छा दोस्त बन सकता था। थोड़ी देर में मैच का दूसरा हाफ शुरू हो गया। रवि की टीम के खिलाड़ी वैसा ही कर रहे थे जैसा रवि ने कहा। वो सभी अविनाश की टीम के हर प्लेयर को रवि और बॉल से दूर कर रहे थे। पर अविनाश हर बार रवि तक पहुंच जाता था। पर रवि भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो हर बार अविनाश को बॉल से दूर कर देता था। रवि बहुत अच्छे ही खेल रहा था। अविनाश, उसकी टीम और रवि की टीम के खिलाड़ी भी हैरान थे। रवि बहुत ही अच्छे फुटबॉल खेल रहा था। रवि बॉल को बाकी खिलाड़ियों से ऐसे बचा रहा था मानो वो कोई नेशनल स्तर का प्लेयर हो। रवि ने कुछ ही देर में 3 गोल कर दिए थे। उसकी और अविनाश की टीम अब बराबर पॉइंट्स पर थी। मैच का वक्त अब पूरा होने वाला था। सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे मैच पूरा होने में। उस टाइम में जो ज्यादा गोल करता उसकी टीम जीत जाती। अब मैदान में टेंशन का माहौल हो गया था। जब कॉलेज के बाकी लड़कों और लड़कियों को पता चला कि किसी न्यू स्टूडेंट ने अकेले अविनाश और उसकी टीम को टक्कर दे दी थी तो सभी स्टूडेंट्स वहां उन दोनों का मैच देखने के लिए आ गए। सभी लड़के और लड़कियां अविनाश की चीयर कर रही थी। पूरे कॉलेज के खिलाड़ी अविनाश का ही सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लड़के जो गौरव और उसकी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, पर उनकी आवाज अविनाश के आवाज के बीच दब हुई से लग रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या रवि और उसकी टीम मैच जीत पाएगी? क्या रवि नए दोस्त बना पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। CH40 जीत। रवि की टीम और अविनाश की टीम में फुटबॉल का मैच चल रहा था। पहले हाफ में अविनाश की 3-3 गोल से आगे थे, पर हाफ टाइम के बाद रवि के प्लान से उनकी टीम ने भी 3 गोल कर दिए थे। अब दोनों की टीम बराबर थी। मैच पूरा होने में अब कुछ ही वक्त बचा था। जो इस टाइम में गोल कर देता वो मैच जीता जाता। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां अब वो मैच देख रहे थे। सब अविनाश की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। सब यही चाहते थे कि अविनाश की टीम जीते। मैच का माहौल काफी गर्म हो गया था। रवि बॉल को लेकर नेट की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दोस्तों ने वही किया जो रवि ने बोला था। उन्होंने किसी को भी बॉल के पास नहीं आने दिया। लेकिन अविनाश रवि की ये चाल समझ गया था। वो रवि की टीम के प्लेयर्स से बचते हुए रवि के पास आ गया था। उसने रवि से बॉल ले ली। अब वो अपने नेट की ओर बढ़ने लगा। मैच का वक्त भी पूरा होने वाला था। अगर अब रवि ने कुछ नहीं किया तो शायद वो मैच हार जाएगा। वो पूरे कॉलेज के सामने पहले दिन ही अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहता था। रवि अब पूरी ताकत से अविनाश की तरफ दौड़ा। उसने अविनाश से बॉल छीन ली। वो इतनी तेजी से अविनाश के पास से बॉल छीनकर निकला कि किसको पता ही नहीं चला कि बॉल रवि के पास थी। रवि तेजी से अपने नेट की ओर आगे बढ़ रहा था। उसका टारगेट एकदम साफ था। सबकी नजरें अब रवि पर ही थी। अविनाश अब कुछ नहीं कर सकता था। रवि उससे बहुत दूर निकल गया था। वो तो बस दुआ कर सकता था कि रवि का गोल नेट में ना जाए, नहीं तो उनकी हार पक्की थी। मैच पूरा होने में अब सिर्फ 10 सेकंड का टाइम था। सबकी निगाहें अब रवि पर थी। सबके दिलों की धड़कन तेज हो रखी थी। रवि अब तेजी से आगे बढ़ा और गोलकीपर को चकमा देते हुए टाइम से पहले ही गोल कर दिया। रवि और उसकी टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गौरव तो आज बहुत खुश था। आखिर पहली बार रवि के कारण उन्होंने अविनाश की टीम को हराया था। कॉलेज के बाकी लड़के और लड़कियां भी हैरान थी। सब लोग रवि के बारे में ही बात कर रहे थे। किसको पता नहीं था कि ये नया लड़का रवि कौन था और उसने अविनाश की टीम को पहली बार में ही हरा दिया था। अब रवि सबकी नजरों में आ गया था। इधर अविनाश को रवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर रवि उसे हरा देता तो कोई बात नहीं, पर उसने पूरे कॉलेज के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी।
सब लोग यही बात कर रहे थे कि अविनाश को कल के आए एक लड़के ने हरा दिया। इस वक्त अविनाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो रवि की जान ले ले। गुस्से में आकर वो रवि की ओर बढ़ने लगा। वो बहुत तेजी से रवि की तरफ आ रहा था। उसने अपना मुक्का रवि के मुंह पर मारने के लिए कस लिया था, लेकिन वो रवि को मुक्का मार पाता। गौरव और उसकी टीम ने उसे बीच में ही रोक दिया। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अविनाश को इतना गुस्सा किस बात का आ रहा था। मैच खेलने के लिए उसने है कहा था, और अब हार गए तो गुस्सा हो रहा था। रवि किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, पर अगर कोई जानबूझकर ऐसा करे तो उसमें वो कर है क्या सकता था। मैच पूरा होते ही गौरव और उसकी टीम ने रवि को अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और रवि को चीयर करने लगे। सब रवि को अपने कंधों पर उठाकर मैदान में बाहर ले आए। गौरव बहुत खुश था। वो रवि से गले लग गया। रवि को लगा कि गौरव कुछ ज्यादा ही अच्छा और मासूम था। कॉलेज का हाफ टाइम खत्म हो गया। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। रवि और गौरव भी क्लास में आ गए। रवि पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। गौरव अब आकर रवि के पास बैठ गया। रवि ने देखा कि पूरी क्लास अब उसे ही घूर रही थी। रवि को अजीब लगने लगा। अविनाश और उसकी पूरी टीम रवि की ओर गुस्से से देख रही थी। रवि ने उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी क्लास में ध्यान देने लगा। कुछ ही देर में सारी क्लासेस खत्म हो गई। रवि अब सीधे अपनी हॉस्टल जाना चाहता था, लेकिन जब वो स्कूल से बाहर निकला तो देखा कि गौरव और उसकी पूरी टीम बाहर उसका इंतजार कर रही थी। हेलो रवि, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, गौरव ने कहा। रवि ने भी सबको हेलो कहा। इसके बाद गौरव ने रवि का सबसे परिचय करवाया। रवि थैंक यू यार, अंत में गौरव ने कहा। थैंक यू, पर किस लिए? मैंने ऐसा क्या कर दिया? रवि ने कहा। अरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया। आज पहली बार तुम्हारी वजह से हम अविनाश की टीम से मैच जीत पाए हैं, इसलिए हमारी पूरी टीम की तरफ से तुम्हें एक ट्रीट मिलेगी और तुम माना भी नहीं कर सकते, अविनाश ने कहा। अरे नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं। दोस्तों में कैसा थैंक यू, और कॉलेज आते ही मैं आपसे ट्रीट नहीं ले सकता, रवि ने कहा। रवि नहीं चाहता था कि वो इनसे कोई ट्रीट। नहीं रवि, अब तुम माना नहीं कर सकते। हमारा प्रोग्राम बन गया है सिल्वर स्टार रेस्टोरेंट में, गौरव ने कहा। रवि के पास अब कोई चारा नहीं था। वो उनकी ट्रीट के लिए मान गया था। ओह ग्रेट, तो हम कल 2 बजे मिलते हैं सिल्वर स्टार में, गौरव ने कहा। इसके बाद रवि अपनी हॉस्टल की तरफ आ गया। जब सब लोग वहां से निकले तो उनकी बातें अविनाश और उनकी टीम ने सुन ली थी। अब उन्होंने रवि और उसकी पार्टी को बर्बाद करने का प्लान बनाने लगे। वो रवि और उसकी टीम से एक साथ बदला लेना चाहता था, और इससे अच्छा चांस और क्या हो सकता था। वो रवि से सिल्वर स्टार में ही बदला लेना चाहता था। अविनाश एक अमीर परिवार से था। वो चाहे तो कुछ भी करवा सकता था। वो रवि से किसी भी तरह अपना बदला पूरा कराना चाहते थे। गाइस, मेरे पास एक प्लान है, इससे रवि और उसकी पूरी टीम की पूरी दिल्ली में बेइज्जती होगी, अविनाश ने अपने दोस्तों से कहा। क्या प्लान कर रहा था अविनाश? क्या अविनाश अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? क्या होगा सिल्वर स्टार में? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी सीक्रेट मिलियनेयर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।